एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो नंदन अभिनंदन? बहुत 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 ज्यादा स्वागत है आपका हमारे पार्ट 6 में ऑफ योर चैप्टर नंबर 3, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। यस यस यस, हाउ आर द पीपल डूइंग? कैसे हो आप सब? सबसे पहली बात, अगर किसी ने मुझे ये बोला, पहली बात तो तुम बोलोगे कैसे, मेरे पास लाइव चैट्स तो है नहीं। दूसरी बात, अगर किसी के मन में भी ख्याल आया कि दीदी ने हमें बताया क्यों नहीं कि उन्होंने वेंसडे को क्लास क्यों नहीं ली, तो सुन लो मेरी बात। मैंने तुम्हें हर क्लास में तुम्हें यही बात बताती हूँ कि टेलीग्राम चैनल कृपया कर ज्वाइन कर लो। मैंने टेलीग्राम पे बकायदा मैसेज लिखा है। आई शो यू, अब मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगी। देखो, ये देखो, प्रूफ है, मैंने लिखा है। ठीक है जी। तो पढ़ ले, तुम ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल जब तुम ज्वाइन करोगे ना, तो यू गेट टू नो द अपडेट्स। आई एम नॉट जोकिंग, मैं सारे अपडेट्स डाल देती हूँ उसमें। मैं क्लास ले रही हूँ, नहीं ले रही हूँ, मैं सब बताती हूँ उसमें। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है? तो अगर किसी के मन में ख्याल भी आ रहा है ना कि दीदी ने मुझे हमें बताया क्यों नहीं, दीदी ऑलरेडी बता चुकी, सो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। ओके, यस यस यस। हाउ आर पीपल डूइंग? कैसे हो? फाइनली आज सेकंड लास्ट डे है हमारा जुलाई का, 30th जुलाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी थर्सडे। यस, सावन का महीना शुरू हो चुका है हमारा। बहुत प्रेशियस है, हमारी बहुत ऑस्पिशियस मंथ है। एक महीना अब हमारा शुरू हो गया है। यस, सो हैप्पी सावन मंथ टू ऑल दोस्त, आप सभी को जो लोग सावन का महीना सेलिब्रेट करते हैं। तो जी, सावन के महीने में आई हैव वोर ग्रीन ग्रीन आल्सो। सो यस, वेरी 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 विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस सावन का महीना। ठीक है, तो सावन के महीने की शुरुआत करते हैं, है ना? कल गुरु पूर्णिमा थी, आज हमारी सावन है। यस, आज हमारा सावन का पहला महीना है, पहला दिन है महीने का। सो एंजॉय करो, अच्छे से खाओ पियो, है ना? एंड पढ़ाई भी करो साथ साथ। यस, ओके। सो कमिंग बैक, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये सब मजे में होंगे। सेकंड लास्ट वैसे ही तुम्हारा जुलाई हो चुका है, तो अगर तुम्हारी एग्जाम्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं तो आई थिंक अब तो शुरू हो ही जाएंगे अगस्त में। यस, बहुत स्कूलों में हो गए हैं, लेकिन अगर नहीं हुए हैं तो आई थिंक तुम्हारे भी अब हो जाएंगे। ओके, सो साइकोलॉजी के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको साइकोलॉजी के लिए आपसे मैंने बहुत ज्यादा विनती करी थी कि अगर तुम्हारे एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है, सिलेबस आ गया है, डिस्क्रिप्शन में मेल डला हुआ है, उस पे मुझे मेल कर दो, सो दैट आई कैन गिव यू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, छपे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर इफ यू वांट दैट छपे हुए क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर, सो मुझे मेल तो करना पड़ेगा ना, मुझे पता तो होना चाहिए तुम्हारा सिलेबस कहाँ तक आ रहा है कि नहीं? यस, ओके। सो ये काम तुम अपने एंड पे कर लेना। एक काम ये कर लेना, जो तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट का एग्जाम है, पीरियोडिक टेस्ट है, उसका सिलेबस साइकोलॉजी का, तो मुझे मेल कर दो कि आई कैन सेंड यू क्वेश्चंस एक पीडीएफ बना के। एंड द सेकेंड थिंग, प्लीज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज सारे अपडेट सारी पीडीएफ मैं वहीं पे दिया है। ठीक है, तो टेलीग्राम हर चीज की लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई। थोड़ा सा कष्ट कर लो, वीडियो के नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जाके थोड़ा पढ़ लिया करो, ठीक है? और वहां से चैनल ज्वाइन भी करो, ठीक है? ओके, सो बिना किसी विलंब के आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास के बारे में मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, तो जैसे अगर मैं तुम्हारी पिछली क्लास, जैसे ट्यूसडे जो हमारी क्लास हुई थी, तो ट्यूसडे को हमने क्या किया था? ट्यूसडे को हमने किया था चाइल्डहुड, बचपन, बचपन के बारे में हमने पढ़ा था। यस, मंडे को हमने पढ़ा था चुनो मनु बच्चों के बारे में पढ़ा था। यस यस, ट्यूसडे को हमने क्या पढ़ा था? किसके बारे में? ट्यूसडे को हमने बचपन के बारे में पढ़ा, चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा था। हाँ, या तो वो कितने से कितने साल तक के बच्चों का अप्रोक्स था? 2 to 11 ईयर्स तक का। यस, 9 साल तक का हमने पढ़ा था। तो हमारी क्लास की जो प्रतिष्ठा परंपरा अनुशासन है, लेट्स डू दैट। अकॉर्डिंग टू दैट हमने ऑलरेडी चाइल्डहुड पढ़ रखा है, बट चाइल्डहुड का हम जल्दी से एक क्विक रिविजन करेंगे। क्या हमने पढ़ा था? क्योंकि ट्यूसडे पढ़ा था, कल क्लास में ही नहीं थी, तो तुम भूल गए होगे। यस,
तो जो चाइल्डहुड में जो ग्रोथ होती है वो इन्फेंसी से थोड़ी कम होती है, स्लो होती है। यस। उसके अलावा थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं। हाँ, ओके। उसके अलावा जो बच्चे की जो हाइट है, जो बच्चे का वेट है, जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो इन्फेंसी से ज्यादा डेवलप यहाँ हो रही है। हाँ जी, यस। बच्चा खेलना, दौड़ना, भागना, खड़े होना, चीजों से खेलना, हर चीज सीख रहा है। हाँ, उनकी फिजिकल कैपेसिटी देखो, अब बच्चा इन्फेंसी चुन्नू मुन्नू स्टेज से बचपन में जा चुका है, तो उसकी हर चीज बढ़ेगी। अब बच्चा हर चीज अपने बलबूते पे करने की कोशिश करेगा, इंडिपेंडेंट काम करने की कोशिश करेगा। यस, अपने इंडिपेंडेंट बेसिस पे वहां पे वो गुड और बैड सीखेगा, मोरालिटी, बेसिक राइट एंड रॉन्ग के बीच का डिफरेंस सीखेगा। हाँ, यस। तो ये सारी चीजें होती है, अपने काम खुद करेगा, अपने गोल सेट करेगा ज्यादा, और जो भी बड़े लोग उससे बोलेंगे, जो बड़े लोग की उम्मीदें जो होंगी, है ना, उस पे खड़े होने की कोशिश करेगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने इनके फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। तो फिजिकल डेवलपमेंट में दो प्रिंसिपल चाइल्डहुड में फॉलो होता है। एक होता है सिफेलोकॉर्डियली। सिफेलोकॉर्डियली मतलब हेड टू टो। तो तुम्हारा पहले सर क्यों सबसे बड़ा होता है, क्योंकि पहले तुम सिफेलोकॉर्डियली का मतलब होता है हेड टू टो, मतलब कहने का मतलब कि तुम्हारा जो कंट्रोल है बॉडी का, सबसे पहले वो अपर पार्ट में आता है एज, और उसके बाद लोअर पार्ट्स में आता है। तो जब बच्चा, छोटा बच्चा जब क्रॉल भी करता है ना, तो पहले अपना वो आगे हाथ करता है, पैर करने से पहले वो हाथ रखता है। तो अपर पार्ट पे ज्यादा कंट्रोल होता है एज कंपेयर टू योर लोअर बॉडी। एंड द सेकेंड थिंग, कि हमारा जो एक और ग्रोथ जो होता है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड क्या होता है कि सेंटर से एक्सट्रीमिटीज, मतलब पहले क्या होता है, अगर सेंटर समझो तो तुम ये पूरा हाथ तुम्हारा एक सेंटर है, तो तुम कभी भी कुछ पकड़ते हो, जब छोटा बच्चा कुछ पकड़ता है तो वो पूरे हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है। तो वो क्या हो गया उसका ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। और धीरे 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 वो उसकी उंगलियों में वो कंट्रोल फैलता है। फिर वो अपनी, जैसे जब वो पहली बार, पहली लाइफ में, जिंदगी में पहली बार जब वो पेंसिल पकड़ता है, तो पूरे हाथ में वो पेंसिल रखता है, राइट। पेंसिल जब वो वहां पे रखता है, तो उसके बाद जब वो छोटा, जब वो थोड़ा और बड़ा होता है ना, जब उसकी मोटर स्किल्स और डेवलप होती है, तो वो एक पेंसिल अपने बस थंब और फोर फिंगर, जो ये वाला फिंगर होता है ना, ये वाला थंब के साथ वाला, इस वाले फिंगर और ये थंब के साथ, इन दोनों के साथ वो पेंसिल पकड़ने की कोशिश करता है। तो पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होता है, फिर फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है, बट ये कब होता है, जब आपका नर्वस सिस्टम मेच्योर हो जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो उसकी, क्योंकि जब हाइट बढ़ती है ना, तो वो इसलिए पतला लगता है क्योंकि वो टॉल, उसकी हाइट बढ़ती है, तो उसकी वजह से उसके जो बॉडी लेंथ है, जैसे उसकी जो ट्रंक पार्ट है उसकी बॉडी का, नीचे का जो पार्ट है वो भी लंबा होता है, इसी वजह से वो लंबे और पतले दिखते हैं। यस, बॉडी फैट उनके अंदर कम दिखता है। तो ये कुछ फिजिकल डेवलपमेंट ही है, जैसे ब्रेन और हेड का साइज डेवलपमेंट जल्दी होता है। फिर उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। उनके अंदर ये सारे एबिलिटीज आ जाते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया, या पेंसिल पकड़ना हो गया, लिखना हो गया, क्योंकि ये सब बचपन में, बच्चा प्ले स्कूल जा रहा है, बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड तक वो जा रहा है। यस। तो ये सारी चीजें आएंगी। मिडिल एडल्टहुड, मिडिल चाइल्डहुड की, सॉरी, मिडिल चाइल्डहुड की अगर मैं बात करूँ, तो और साइज में इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है, हर चीज में इंक्रीज होगा। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट हुआ। अगर मैं मोटर डेवलपमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में बात होती है। हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने ये सब ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, जहाँ पे आपका पूरा हाथ यूज होगा या पूरा पैर यूज होता है ना। और फाइन मोटर क्या होता है, जो पर्टिकुलर फिंगर डेक्सटिलिटी, लाइक फिंगर्स यूज होता है जो काम करने के लिए, उस वो हमारा फाइन मोटर स्किल्स होता है, राइट। ओके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे का, जो उन्होंने इन्फेंसी का ले दिया था, वही सेम चीज हमने कॉग्निटिव में चाइल्डहुड में भी उस चीज को कंटिन्यू। तो सबसे पहला, अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे में देखें, तो सबसे पहले तो बच्चे सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल में आते हैं, जहाँ पे उनकी थॉट सिंबॉलिक होती है। थॉट सिंबॉलिक होने का मतलब क्या है, जो भी हम उनको कहेंगे उसका वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, वो उसी सिंबॉलिक थिंकिंग, वो एक मेंटल सिंबल बनाते हैं, एंड उसकी बेसिस पे वो चीजें सोचते हैं।
तो प्री ऑपरेशनल थॉट में वो कोई भी चीज मेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो फिजिकली अभी प्रेजेंट नहीं है। अगर आप उनको बोलोगे कार, कार सामने नहीं है, तो कार वो इमेजिन कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी एबिलिटी है। और उसी के बेसिस पे वो काफी सारी चीजें वो चीजें ड्रॉ भी कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव दैट मेंटल एंड सिंबॉलिक थिंकिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस सिंबॉलिक थिंकिंग के अलावा बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होती है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल थॉट का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब बच्चे सिर्फ अपने ही बलबूते पे सोचने की कोशिश करते हैं, बच्चे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, वो अपनी दुनिया अपने नजरों से, अपने परसेप्शन से देखते हैं, अपने चीजों से समझते हैं। उनको दूसरों की समझ, उनको दूसरों की व्यू पॉइंट समझ में नहीं आती। ठीक है, एंड दैट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, ये एज ही ऐसी होती है। एंड एक और एस्पेक्ट आता है एनिमिज्म, जहाँ पे वो लाइफ लाइक क्वालिटीज बच्चों के लाइक जो नॉन लिविंग थिंग है उसके अंदर डाल देते हैं। अगर खेलते खेलते उनको चेयर से चोट लग गई, तो वो ये नहीं बोलेंगे मुझे चेयर से चोट लगी, उसमें बोलेंगे चेयर ने मुझे चोट पहुंचाई। सिंपल सी बात है। ओके, इस एज में बच्चों की मतलब बच्चे हर चीज के पीछे वाई पूछते हैं, बोलेंगे ये टेबल ब्राउन कलर की क्यों होती है, ये टेबल के चार पैर ही क्यों होते हैं, ये आसमान नीला ही क्यों होता है, ये पानी हरा ही क्यों होता है, कुछ भी क्यों। उनका हर चीज में बस ये क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ही उनको हर चीज में चाहिए। तो ये, तो मैंने आज ना मुझसे क्वेश्चन मार्क नहीं मिल पाएगा। हाँ, तो हर चीज में दे वांट टू नो क्यों, व्हाई। ठीक है, प्री ऑपरेशन का एक अलग फैक्टर ये भी है सेंटरेशन। सेंटरेशन मतलब क्या, किसी भी एस्पेक्ट के जब बहुत सारे किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इवेंट या किसी भी चीज के जब बहुत सारे एस्पेक्ट के बहुत सारे एंगल्स होते हैं, एक छोटा बच्चा जो 2 से 7 साल के बीच में है, वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट समझने की काबिल है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो एक से ज्यादा एस्पेक्ट को समझ के उसके बाद उस चीज को समझे। ठीक है, वो बस एक ही एस्पेक्ट समझेगा। तो मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि मान लो अगर तुम बच्चे के सामने दो ग्लास रखो, एक लंबा ग्लास और एक छोटा ग्लास, और दोनों में एक ही अमाउंट का जूस डालो, और बच्चे से पूछो किसमें ज्यादा जूस है, तो वो कौन सा बोलेगा, जो लंबा वाला है। क्यों? क्योंकि उसने बस एक ही चीज देखी, लेंथ। उसने ये नहीं देखा कि मेजरमेंट दोनों में सेम ही है, एक ही अमाउंट का जूस दोनों में डाला गया है, ये वो नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा, एक ही एस्पेक्ट, उसकी लेंथ देखेगा। यस, यहाँ के बच्चे जो प्री ऑपरेशन वाले बच्चे हैं, उनको अगर तुम कोई भी काम उन्होंने फिजिकली किया और तुम उनको ये बोलो तुम इसको मेंटली रिवर्स करके सोच लो, जैसे तुमने उन्होंने टू 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 जा 4 लिखा, अब तुम उनको बोलो कि 4 डिवाइड बाय 2 करो, तो वो इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी अभी उतनी वो मेंटल रिवर्सिंग नहीं कर सकते। यस, लेकिन इतना हमने प्री ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन फिर आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशन। ये भी चाइल्डहुड का ही है, जहाँ पे बच्चे 7 से 11 साल के हैं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, ये लोग सेंट्रेशन अब नहीं करते हैं, अब ये लोग काफी सारे एस्पेक्ट एक बार में समझने के काबिल हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट एक साथ समझ सकते हैं। अगर इन बच्चों को, अगर यू कैन, इफ यू विल गिव देम दिस ग्लास, ये जूस वाला ग्लास, एक लंबा ग्लास और एक छोटा ग्लास, और दोनों में अगर तुमने 500 ml का जूस डाला और तुम उनसे पूछो कि इसमें सबसे ज्यादा जूस है, वो क्या बोलेंगे, मैम दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ जूस, दीदी दोनों में सेम अमाउंट ऑफ जूस। उनमें इतनी मेच्योरिटी आ गई क्योंकि वो और बहुत सारे एस्पेक्ट देख रहे हैं जो प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल के बच्चे नहीं देख पा रहे। सिंपल। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, उसके बाद इनको कोई भी चीज मेंटली रिवर्स करना आता है। जो भी उस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उनको दो क्ले दूं, क्ले तुमने बनाया ना, क्ले से हम लोग छोटे, जब हम अभी बचपन में थे तो हम लोग घर बनाते थे, क्ले से बहुत सारी चीजें बनाते थे खेलने की। यस, तो क्ले, अगर मैं उनको दो क्ले के बॉल्स दूं और एक क्ले का बॉल वैसे ही रखूं और दूसरे को मैं ऐसे ऐसे रोल ऐसे ऐसे करके एक लंबी सी क्ले की मैं स्ट्रिप बना लूं, और मैं उनको अब ये बोलूं कि दोनों में से किस में ज्यादा क्ले, तो वो क्या करेंगे, जो वो लंबी सी जो क्ले है ना उसको मेंटली रिवर्स करेंगे और उसको नॉर्मल फिर से ओरिजिनल बॉल बना लेंगे, मेंटली करेंगे, एंड फिर बोलेंगे नहीं दोनों में सेम अमाउंट। तो ये वाली जो एडवांसमेंट है, ये वाली जो थिंकिंग है, ये प्री ऑपरेशन वाले बच्चों में नहीं है, ये इनमें मिलेगी, ये इनमें ही मिलेगी, कंक्रीट वालों में मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट हमने उसमें पढ़े थे। ईगोसेंट्रिज्म इनमें कम होता है क्योंकि ये लोगों के एस्पेक्ट, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों के एस्पेक्ट समझ सकते हैं,
तो ये लोगों के व्यू पॉइंट भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यस, इनके अंदर कंक्रीट ऑपरेशन वालों के अंदर, जैसे आप लोग जो अलजेब्रिक इक्वेशंस करते हो या हाइपोथेटिकल क्वेश्चनिंग करते हो, ये सब जो करते हो, ये सब ये लोग अभी नहीं कर पाते। इतनी थिंकिंग इनके भी एडवांस नहीं है, ठीक है। और प्लस लैंग्वेज के बारे में वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 7, ओके। उसके बाद हमने सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि बच्चों की सेल्फ, जेंडर एंड मॉरल डेवलपमेंट होती है। तो बच्चे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर करके अपने बारे में समझते हैं, अपने आप को जानते हैं, है ना। उन लोगों के इंटरेक्शन से अपने बारे में उनको पता लगता है। स्कूल जाना शुरू करते हैं तो दोस्तों से मिलते हैं तो अपने बारे में पता चलता है, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करके अपने बारे में पता चलता है। प्लस जेंडर के बारे में उनको अपने बारे में अवेयरनेस हो जाती है कि मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। तो फिर जेंडर रोल्स भी बीच में आ जाते हैं कि फैमिली कल्चर ये बता देते हैं कि मेल का ये काम होता है, फीमेल का ये काम होता है ना। तो वो बचपन से ही वो माइंडसेट आ जाता है कि मेल का काम ऐसा ऐसा होता है, फीमेल का काम ऐसा ऐसा होता है। मतलब मेल का काम होता है कि तुम घर के बाहर जाके तुम पैसा कमा के लाओ, फीमेल का काम होता है तुम घर पे ही उसको, घर को संभालो, घर की मतलब घर को हैंडल करो। बट दिस मे नॉट बी द केस अब, है ना। अब बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता है। खैर, उसके बाद वी हैव दिस मॉरल डेवलपमेंट, जहाँ पे बच्चों की राइट एंड रॉन्ग थिंकिंग के बारे में हम बात करते हैं। ये आ गया ना मॉरल डेवलपमेंट, जहाँ पे बच्चों को राइट या रॉन्ग सिखाया जाता है, क्या सही है क्या गलत है, ये अथॉरिटी सिखाती है। तो ये भी हम लोगों ने देखा था। तो ये एक हमारे दिग्गज अंकल थे, लॉरेंस कोलबर्ग कोलबर्ग अंकल थे। कोलबर्ग अंकल ने एक मॉरल डेवलपमेंट के बारे में एक स्टेजेस दिए थे, 3 स्टेजेस दिए थे, और उन्होंने बोला कि बच्चे इनिशियली सबसे पहले सही गलत सीखते हैं, पनिशमेंट अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वो वही चीज उनको सही लगती है जिसमें उनको रिवॉर्ड मिले, और जो चीज गलत होती है उस जो और जिसमें उनको पनिशमेंट मिलता है वो चीज गलत होती है। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको पता चलता है कि सोसाइटी के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सोसाइटी के अपने कुछ तौर तरीके होते हैं। और वो तौर तरीके जो होते हैं वो पत्थर पे लिखी हुई लाइन होती है, जिसको अपन लोग उसके आज 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 उसके आर पार नहीं जा सकते, उसको मतलब हम झुटला नहीं सकते। जो सोसाइटी ने कह दिया उसको कह दिया, है ना। वो कभी खुशी कभी गम में वाला डायलॉग था ना अमिताभ बच्चन का, कह दिया ना बस कह दिया, वो वाला डायलॉग यहाँ पे आ जाता है। वही वाली सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है कि सोसाइटी ने जो कह दिया बस कह दिया, तो यू हैव टू फॉलो। वो ये सेकंड स्टेज आता है। जो थर्ड स्टेज आता है जो तुम आज हम पढ़ेंगे एडोलसेंस में, दे थिंक कि इट इज नॉट जो आपने कह दिया सो कह दिया। कुछ हमारे भी अपने प्रिंसिपल्स हैं, कुछ हमारी भी अपनी दिमाग है, कुछ हमारी भी अपनी एक्सपीरियंसेस हैं, और अकॉर्डिंगली हम मॉरल डेवलपमेंट हमारी अलग होती है, हम अपनी खुद मॉरल डेवलपमेंट बनाते हैं। तो शुरुआत होती है मॉरल डेवलपमेंट की सही गलत से। जो सही है उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो गलत है उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद इट मूव्स टू सोसाइटी, कि सोसाइटी ने जो कह दिया वो करना है, और उसके बाद हमारी पर्सनल मॉरल कंडक्ट हो जाती है कि हमने जो बनाया वो हमारे सही, मतलब मेरी पर्सनल रूल, मैं तो इसी को फॉलो करूँ चाहे सोसाइटी को अच्छा लगे या ना लगे। सिंपल सॉर्टेड, ओके। चलो, अब विद दिस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो एक क्लास में हमने यही पढ़ा था कि चाइल्डहुड में बच्चों की फिजिकल ग्रोथ होती है, कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, बच्चे लॉजिकली सोच पाते हैं, बच्चे फैमिली के साथ ज्यादा सोशलाइज करते हैं, ज्यादा सोशल सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, एंड धीरे 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 उनकी और डेवलपमेंट, और डेवलप होके वो कौन से नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, आपकी स्टेज पे आ जाते हैं। आप लोग जिस स्टेज पे, तुम लोग चाइल्डहुड से अब इसमें आए, तो तुम्हारा पहला पुराना वाला जो स्टेज था वो चाइल्डहुड ही था। यस, ओके। तो अभी तो फिलहाल तुम लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तो तुम लोग आई थिंक 16 इयर्स के हो गए ना, 16 तक के तो हो गए, कोई 16 या 17 का होगा, राइट। तो अब अपन लोग आएंगे आज एडोलेसेंस पे। तो आज की क्लास हमारी पूरी एडोलेसेंस पे है। तो मैं इन शॉर्ट तुम्हें बता दूं, एडोलेसेंस में हमारी इतनी सारी चीजें हैं, और इसको मैं स्किप ज्यादा नहीं करूंगी बिकॉज वी ऑल हैव टू स्टडी द सेम। तो अगर थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाए तो ज्यादा पैनिक मत करना, बट बिकॉज इट इज ऑल अबाउट यू, तो तुम लोग बहुत ज्यादा इसको रिलेट करोगे, बहुत में मजा आएगा पढ़ने। ओके ना, मैं ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगी तो जिससे तुम और उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो और तुम उसको रिलेट कर सकते हो। एक आधे मिनट का वाटर ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद विल स्टार्ट, ठीक है।
एक्चुअली द थिंग इज लाइव चैट नहीं है ना, तो तुम लोग भी नहीं बोल सकते कि दीदी चाय पानी पी लो, पानी का टाइम हो गया है ना, तो मुझे वो खुद ट्रैक रखना पड़ता है। खैर, नेवर माइंड। ओके, सो वेलकम बैक, वेलकम टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, दैट इज एडोलेसेंस। अब चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस क्यों लिखा है? बाकी सारे स्टेज में तो बस ऐसे ही लिखा था, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, या आगे जब तुम पढ़ोगे तो एडल्टहुड, बस इतना ही लिखेंगे। लेकिन एडोलेसेंस में इतना स्पेशल चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस क्यों लिखा है? वो इसीलिए लिखा है क्योंकि एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज। ठीक है, एडोलेसेंस क्या है? ये एक सैंडविच स्टेज मैं बोलूँ। सैंडविच स्टेज को समझते हो? दो सैंडविच देखा है ना, सैंडविच खाते हो ना, पनीर वाला, पनीर ग्रिल्ड सैंडविच, चिकन सैंडविच, है ना, आलू टोस्ट, ऐसा समझ देखा है ना, खाया है ना, चीज सैंडविच। सैंडविच देखा है ना? क्या होता है, दो ब्रेड के बीच में कुछ हम डालते हैं, जैसे पनीर का है तो पनीर डाल देंगे, आलू का है तो आलू डाल देंगे, चिकन है तो चिकन डाल देंगे, जो भी है, चीज है तो चीज डाल देंगे, सिंपल। यस। तो जैसे सैंडविच स्टेज, जैसे सैंडविच होता है तो दो ब्रेड के बीच में जो हम लेयर डालते हैं, तो जो बीच का जो लेयर है ना, दैट इज योर एडोलेसेंस। और ऊपर में एडोलेसेंस, ऊपर में एडल्टहुड है और नीचे में चाइल्डहुड। कहने का मतलब ये है कि एडोलेसेंस भी एक तुम्हारा सैंडविच स्टेज है, क्योंकि वो तुम्हारे चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का स्टेज है। मैं अब तुम बोलोगे दीदी ऐसे तो बहुत सारे सैंडविच स्टेज है, हाँ कह सकते हो, लेकिन एडोलेसेंस इसीलिए सैंडविच स्टेज है क्योंकि तुम चाइल्डहुड से अब एडल्टहुड की तरफ थोड़ा सा मेच्योर हो रहे हो। अब थोड़ा बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, और इतना बड़ा ट्रांजिशन का कहने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा मेच्योरिटी अब आएगी, तुम्हारे फिजिकली तुम्हारे अंदर काफी डेवलपमेंट्स आती हैं। तुम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो ये सारी चीज, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत आई है, तुम्हारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत हुई है, तुम्हारी मॉडल डेवलपमेंट बहुत हुई है, तुम्हारी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट्स बहुत हुई है। यस, जो बचपन में नहीं हुई थी अब वो हो गई है। क्या इन्फेंसी से बचपन में इतनी हुई थी? नहीं हुई होगी, लेकिन जब बचपन से अभी तक जो तुमने देखा होगा, तुम लोग काफी मेच्योर हो गए, तुम्हारे अंदर काफी चेंजेस हो गई हैं। तुम चाहे कोई भी एस्पेक्ट में बात करो, हर चीज में तुम्हारी काफी एस्पेक्ट में तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट हुई है। तो दिस इज द ट्रांजिशन फेज। तो अगर हम एडोलेसेंस की बात करें, ये डिराइव ही हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका नाम ही था एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब होता है टू ग्रो इनटू मेच्योरिटी। तुम मेच्योर में और ग्रो करते हो, तुम और ज्यादा मेच्योर होते हो विद टाइम, विद एज यू गेट मेच्योर। Yes. So it is a Latin, derived from a Latin word adolescent, meaning to grow into a maturity. तो मैंने क्या था, इट इज अ ट्रांजिशनल पीरियड, क्योंकि तुम चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच जा रहे हो, तो उसके बीच में एक ब्रिज है, उसके बीच में एक डेस्टिनेशन पड़ता है, दैट इज एडोलेसेंस। तो ट्रांजिशनल पीरियड इन अ पर्सन्स लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तुम्हें पता है ट्रांजिशनल पीरियड क्यों होता है? क्योंकि तुम बचपन, अभी तुम 11 साल तक वहां थे, उसके बाद तुम 12 साल में एडोलेसेंस में आ गए, तो अभी थोड़ा तो बचपना तुम्हारे अंदर होगा, लेकिन अब तुम धीरे धीरे एडल्टहुड में भी जा रहे हो, तो एडल्टहुड वाली भी ट्रेट्स तुम्हारे अंदर एडोलेसेंस में अब आ रही है। तो तुम एडोलेसेंस वाली तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी भी है, और बचपन वाली अभी चाइल्डहुड वाला तुम्हारा बचपना भी है तुम्हारे अंदर, तो ये दोनों का ना मिसमैच हो रहा है, दोनों तुम्हारे अंदर अभी हो रहा है। और प्लस तुम्हारी बॉडी भी डेवलप हो रही है, तो तुम्हारे अंदर काफी हार्मोनल, अगर मैं फिजिकल की बात करूँ, तुम्हारे अंदर काफी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तुम्हारी काफी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, तो वो सब बात करेंगे। ठीक है, तो therefore it is a transitional period between what childhood, that is your बचपना, and your बचपन and your adult। ठीक है, now adolescence होता क्या है? It is commonly defined as a stage of life that begins at the onset of puberty, when sexual maturity or the ability to reproduce is attained। Yes, sexual maturity, sexual knowledge, सेक्सुअल डेवलपमेंट मैं अगर बोलूँ तो ये चीज तुम्हारी यहाँ पे डेवलप हो जाती है, तो जो 12 साल तक शुरू हो जाती है, 12 से टेक्निकली 19 साल तक वी कैन से, क्योंकि 20 से तो तुम्हारी एडल्टहुड स्टार्ट हो जाती है, यंग एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है। यस, तो 11 टू 19, 11 टू 19 इज योर एडोलेसेंस का एज। तो इट इज अ स्टेज जहां जो तुम्हारी प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी इज योर 11 या 12, किसी किसी के लिए 11 होगी, किसी किसी के लिए 12 होगी।
ठीक है। एंड ऑनसेट भी सबके लिए वेरी करता है, मैंने इसलिए बोला ना किसी के लिए 11 होता है, किसी के लिए 10 होता है, किसी के लिए 12 होता है, बट 10 to 19 इज योर एडोलेसेंस का एज रेंज। ना, अब इसमें होता क्या है, ये स्टेज है, तुम ऑलरेडी स्टेज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, मुझसे अच्छे से ऑफ कोर्स जानेंगे। तो इसमें तुम्हारी चेंजेस कितनी ज्यादा जल्दी होती है, फिजिकली भी होती है, साइकोलॉजिकली भी होती है। यस, यस। तो फिजिकल आपकी रैपिड चेंज होती है, बायोलॉजिकली होती है, एंड साइकोलॉजिकली भी होती है। अगर आप फिजिकल चेंजेस की बात करो तो यहाँ पे फिजिकल चेंजेस तो काफी यूनिवर्सल होता है, सबके लिए एक ही जैसा होता है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए अलग होगा, किसी और लड़की के लिए अलग होगा, नहीं, सबके लिए एक ही जैसा होगा। लेकिन जो साइकोलॉजिकल या सोशल होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा, वो सबके लिए वेरी करेगा। यस, वो सबके कल्चर के बेसिस पे अलग अलग होगा, कल्चर में वेरी करेगा। किसी का जो जो वेस्टर्न में रहेगा उसका एडोलेसेंस एक्सपीरियंस ईस्टर्न वालों से काफी अलग होगा। यस, कुछ जैसे कुछ कुछ कल्चर्स होते हैं जहाँ पे एडोलेसेंट ईयर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक देखा जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग देखा जाता है। तो अगर इस कल्चर में एडोलेसेंट है जो अभी नया नया इस एडोलेसेंट स्टेज में आया है, तो वो खुद परेशान रहेगा, वो खुद उसके अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस होंगे जो उस कल्चर में है। ठीक है। और जहाँ पे ये देखा जाता है कि एडोलेसेंस एज अ एडल्टहुड बिहेवियर, तो उसको काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल टास्क लेने पड़े, तो कल्चर डिफरेंसेस यहाँ आएंगे। ठीक है। इंडिया का कल्चर एडोलेसेंस को लेके अलग होगा, वेस्टर्न का कल्चर एडोलेसेंस को लेके अलग होगा, सबके अलग 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 कल्चर्स होते हैं, तो इसलिए आपका एडोलेसेंस एक्सपीरियंस भी अलग अलग होगा। तो for example, in cultures where the adolescent years are viewed as problematic or confusing, the adolescent will have very different experiences from someone who is in a culture जहाँ पे adolescent years are viewed as a beginning of adult behavior and undertaking responsible tasks. बहुत सारे सोसाइटी में दे हैव एटलीस्ट अ ब्रीफ पीरियड ऑफ एडोलेसेंट, इट इज नॉट यूनिवर्सली अक्रॉस कल्चर, किसी किसी में बहुत कम का होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, मेरा एडोलेसेंस का एक्सपीरियंस एज जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस जहाँ पे मुझे एडल्टहुड बिहेवियर मिल जाए, भले ही वो तुम्हारा ऐसा ना हो, तुम्हारा शायद बहुत चिल्ड हो, तुम्हारा अलग तरीके का हो, तो ऐसा हो सकता है, इट इज कम्प्लीटली ओके। यस, ओके। तो इतना तुम्हें समझ में आया, बेसिक समझ में आया। ठीक है। अब तुम्हारे अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की हम करें बात, क्योंकि देखो फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके बाद आइडेंटिटी फॉर्मेशन है। ठीक है। कुछ मेजर कंसर्न है, मतलब चैलेंजेस तो मेजर कंसर्न्स, तो ये कुछ चीजें हैं जो अपन लोग पढ़ेंगे, यू विल वेरी वेरी यू विल टोटली रिलेट टू इट, तो इसमें तो कुछ कहीं पे भी डिनाई नहीं कर पाओगे, यू विल फाइंड इट कि यू विल से दीदी रिलेटेबल होते हैं। यस, चलो। तो अगर मैं तुम्हारी प्राइमरी डेवलपमेंट की बात करूँ, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूँ, तो यू नो फिजिकल डेवलपमेंट योर बॉडी चेंजेस। बॉडी चेंजेस में क्या हो रहा है, हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो प्राइमरी तुम्हारी डेवलपमेंट हो रही है, सेकेंडरी डेवलपमेंट हो रही है, प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी हो रहा है खुद से। यस, तो प्यूबर्टी या सेक्सुअल मैच्योरिटी, तुम्हारी सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रही है, इट इज व्हाट, इट इज द ऑनसेट, इट इज द मार्क द एंड ऑफ चाइल्डहुड एंड द बिगनिंग ऑफ एडोलेसेंट। यस, चाइल्डहुड में तो ये नहीं आता, प्यूबर्टी चाइल्डहुड में तो नहीं आती। जब तुम्हारी प्यूबर्टी शुरू हो गई है, इसका मतलब तुम्हारा चाइल्डहुड खत्म हो चुका है और ऑफिशियली तुम एडोलेसेंट स्टेज में एंटर कर चुके हो। यस, वहां पे क्या तुम्हारे बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस होंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू योर ग्रोथ रेट एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रोथ तुम्हारी होगी, हाइट बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है, उसके साथ साथ तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स की भी एनलार्जमेंट होती है। यस, यस। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी इज व्हाट, योर जेनाइटल्स, योर प्राइवेट एरियाज, उन लोगों का ग्रोथ होता है, उन लोगों की डेवलपमेंट होती है। यस, लेकिन अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, तो सेकेंडरी इज व्हाट, तुम्हारे प्राइमरी की वजह से और हॉर्मोन्स की वजह से, जैसे लड़कियों का अगर मैं बोलूं तो उनकी चेस्ट डेवलपमेंट हो गई, या फिर आर्मपिट वाला हो गया, आर्मपिट हेयर ग्रोथ हो गया, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। मेनार्क हो गया, अगर मैं लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो मेनार्क हो गया, उनकी जो पीरियड्स का जो फर्स्ट पीरियड जो होता है दैट इज कॉल्ड मेनार्क।
तो वो सारी चीजें होती है लड़कियों में। अब मेनार्क, अब तुम लोग ये इसमें बहुत परेशान हो जाओगे, तुम लोग पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, बट लेट्स सी, दिस इज समथिंग which you should know about it. If you don't know, you should know about it. और अगर तुम जान के अनजान बन रहे हो then that's not good. ठीक है, मैं यही बोलूंगी, that's not good in a sense कि देखो तुम जिंदगी में बहुत लोगों से मिलोगे, ठीक है, तो इसके बारे में just accept it, accept this fact. It is a part of life, it is a part of a nature. So as a girl, हमने तो ये बात सबकी एक्सेप्ट कर ली, है ना, लेकिन एंड आई हैव सीन, लड़कों को भी मैंने देखा है कि उन लोगों में काफी इस बात की मेच्योरिटी होती है, उन लोगों के अंदर काफी दे आर वेरी रिस्पेक्टिंग एंड यू नो केयरिंग सॉर्ट ऑफ, जब उनको पता चलता है कि उनकी फ्रेंड है या उनकी सिस्टर है या उनकी मदर है, दे आर ऑन पीरियड्स, तो दे आर वेरी मेच्योर टू हैंडल दैट सिचुएशन. तो बी थोड़ा सा mature. अगर if you are, then very good, I'm very proud of you. But if you are not, so see, तुम आगे जाके बहुत लोगों से मिलोगे, तुम्हारी अगर तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारी मदर है, तो यू नो कि उन लोगों को भी हो रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स completely okay. एंड नाउ द टाइम हैज कम्प्लीटली चेंज्ड, समय बिल्कुल बदल गया. तो अब इसके बारे में इसको पीरियड्स हो रहा है, ये हो रहा है, प्लीज जज मत करो, हमारी ऑलरेडी बैंड बजी हुई रहती है इसके अंदर, ठीक है. अगर तुम्हारी बहन है या तुम्हारी दोस्त है या तुम्हारी मम्मी है और वो इस दौरान पीरियड्स के दौरान तुम्हारे ऊपर चिढ़ जाए, तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर, तुम्हारे ऊपर अपनी भड़ास निकाले, तो ट्राई टू बी टॉलरेंट, ट्राई टू बी पेशेंट, है ना, मतलब सब्र रखो, थोड़ा सा हैंडल कर लिया करो. बिकॉज आई टेल यू, तुम लोग मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी लड़के नहीं, एक्चुअली लड़के नहीं समझ सकते, ये बात मैं कह सकती हूँ, क्यों, क्योंकि हर महीने, जस्ट इमेजिन दिस फैक्ट, हर महीने, आई थिंक तुम लोगों ने टेंथ में भी पढ़ा होगा, मुझे लगता है टेंथ में ना तुम्हें प्रशांत सर ने पढ़ाया होगा, है ना, बायोलॉजी का चैप्टर था, तो उसमें भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने समझाया होगा, बकायदा समझाया होगा, जब पार्ट आया होगा तो उन्होंने बोला, एंड आई रिमेम्बर, एंड मैं भी यही मानती हूँ. जस्ट इमेजिन, हर महीने के 5 दिन, 5 से 7 दिन हमारे लड़कियों के ऐसे होते हैं कि उनको ऐसे, उनकी ना मसल लाइनिंग्स होती है जो टूटती है. यस, मैं बायोलॉजी में बहुत नहीं जाऊंगी, बट मसल लाइनिंग से मान लो टूट रही है, उसके वजह से हमें दर्द हो रहा है, वी आर अनेबल टू डू द वर्क, बट फिर स्टिल वी डू इट, है ना, वी स्टिल डू इट, वी स्टडी फॉर आवर एग्जाम्स, वी डू आवर वर्क, हम अब सारा अपना काम करते हैं, घर का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं. यस, तो एंड पेन तो एक्सट्रीम होता है, किसी किसी का एक्सट्रीम पेन होता है जो उठ तक नहीं पाते हैं बेड से, किसी किसी का हो भी रहा है फिर भी दे आर डूइंग वर्क. सो रिस्पेक्टेड, ठीक है, 5 to 7 days इज वेरी क्रूशियल फॉर अस, मतलब बहुत ज्यादा हमारे लिए परेशानी वाले दिन होते हैं, ठीक है, वो हमारा जो मतलब बहुत मुश्किल दिन है, जब तो ऐड देखते हो तो बोलते हैं ना मुश्किल दिन, तो ये हमारे लिए मुश्किल दिन ही होते हैं, बिकॉज इट इज वेरी पेनफुल, बहुत डिस्कम्फर्टिंग होता है. बट ऐसा भी नहीं है कि हम अपने काम नहीं करते हैं, वी डू आवर वर्क, वी जो भी हमारे काम है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वी फुलफिल दैट, ठीक है. सो इसलिए रिस्पेक्ट है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी आगे जाके बीवी भी आएगी, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर. और लड़कियां तो समझ सकती है, लड़कियां को तो रिलेटेबल वाली बात होगी, बट लड़कों के लिए, ठीक है. ओके, कमिंग बैक. सो प्यूबर्टी के बारे में हमने बात करी, है ना, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट हो गई, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की हमने बात करी. हाउएवर सडन इवेंट तो है नहीं, ऐसा तो नहीं अचानक से आ जाता है, धीरे धीरे करके ग्रेजुअल है, ग्रेजुअल प्रोसेस है. तो सबसे पहला हमारा हॉर्मोन्स भी पार्ट में चेंज होता है, तो जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो हॉर्मोन्स रिलीज होता है, उसी के वजह से हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट होती है. अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, तो इसमें तुम्हारा टोटली रिप्रोडक्शन रिलेटेड है. मैंने क्या बोला, जेनाइटल्स तुम्हारे मेच्योर होते हैं, जेनाइटल एरिया तुम्हारा मेच्योर होता है, सो इस वजह से डायरेक्टली ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है. लेकिन अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑब्जर्वेबल हैं टू अचीव द सेक्सुअल मेच्योरिटी. अगर मैं चेंजेस की बात करूं, लड़कों में बात करूं, तो जल्दी ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे फेशियल हेयर्स आते हैं. यस, तुम्हारा इवन वॉइस चेंज हो जाता है, हाँ कि ना,
ये सब होता है। लेकिन अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों में सबसे पहले अगर मैं हाइट की बात करूं तो मेनार्क के 2 साल पहले तक हाइट अच्छी खासी बढ़ जाती है। एंड मेनार्क इज व्हाट तुम्हारा पीरियड्स का फर्स्ट ऑनसेट, मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट ऑनसेट। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो जनरली 12 से 13 तक लड़कों में होता है, और लड़कियों की बात करूं तो 10 to 11। तो लड़कियों में जल्दी प्यूबर्टी आ जाता है, लड़कों में थोड़ा प्यूबर्टी लेट आता है, ठीक है। बट ये वेरिएशंस है, ये नॉर्मल है। प्यूबर्टी सीक्वेंस में वेरिएशन है, किसी किसी के लिए 10 में आ जाता है, किसी किसी के लिए 11 में आता है, किसी किसी के लिए 12 में आता है। तो इट्स कम्प्लीटली ओके। अगर मैं दो लोगों की बात करूं या दो लड़कियों की बात करूं जो एक ही क्रोनोलॉजिकल एज, मान लो दो 11 साल की लड़की, तो जरूरी नहीं है कि दोनों को साथ में ही प्यूबर्टी हो, दोनों का प्यूबर्टी साथ में स्टार्ट हो, कभी किसी का पहले हो सकता है, किसी का बाद में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमंग टू बॉयज और टू गर्ल्स जिनका सेम क्रोनोलॉजिकल एज है, एक ही प्यूबर्टिकल सीक्वेंस दूसरे से पहले शुरू हो सकती है, ठीक है। नाउ इसमें भी आपका जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं मेनार्क की बात करूं तो इसमें भी आपके जीन्स काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, काफी ज्यादा अफेक्टिव होते हैं। जैसे आइडेंटिकल ट्विन जो दो जुड़वा होते हैं, यस, सीता गीता टाइप्स, है ना। तो वो लोगों का क्या होता है, उन लोगों का मेनार्क जो है ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही होता है एज कंपेयर टू फ्रेटर्नल ट्विन्स, जिनका जेनेटिक मेकअप 50% होता है, लेकिन आइडेंटिकल ट्विन का तो 100% होता है। और गर्ल्स जो अच्छे घरों से आती हैं, है ना, जिनका रहन सहन थोड़ा ज्यादा अच्छा है, रिच फैमिली अगर मैं कुछ बोलूं, तो इनका मेनार्क जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू लड़कियां जो थोड़ा अंडर प्रिविलेज घर से या जिनकी घर की कंडीशन ठीक नहीं होती, गरीब घर से, वहां से आते हैं। और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स में दिखा है कि मेनार्क का एज धीरे धीरे कम हो रहा है इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में वो कम हो रहा है। एज कम होने का मतलब क्या है? कम होने का मतलब क्या है? पहले अगर 10 साल में आता था, 11 साल में, तो अब 8-9 साल में भी आ जाता है। क्यों आ रहा है? इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अच्छे से नहीं मिल रही है एंड मेडिकल केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। यस, और बहुत और भी बहुत चीजें होती है, लाइफस्टाइल होता है, स्ट्रेस होता है, आपका बहुत कुछ, आपका हार्मोनल भी होता है, जेनेटिक्स होता है, आपका रहन सहन, लाइफस्टाइल, हर चीज आपके इस मेनार को इन्फ्लुएंस करती है। यस। अब अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूं एडोलेसेंस में, उसमें भी काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, है ना। तो जैसे प्यूबर्टी के दौरान जो भी एडोलेसेंस होता है उसके अंदर, जैसे तुम लोगों का शुरुआती दौर में, आई थिंक मैंने एक दिन रील देखा था, तो प्रशांत सर का ही देखा था शायद। तो उसमें वो बता रहे थे कि शायद किसी बच्चे ने पूछा था कि भैया हमें ना मतलब ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो जाता है, तो इस डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे? तो ही सेड कि अगर इस एज में अट्रैक्शन नहीं होगा तो कब होगा? सो दिस पार्ट मैं भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो स्टेज है ना, तुम्हारी जो एडोलेसेंट स्टेज है फ्रॉम 10 to 19, ये एज ऐसी ही है जहां पे आपका दूसरे जेंडर से अट्रैक्शन होगा। ओके, अगर आप मेल हो तो आपको फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होगा, अगर आप फीमेल हो तो आपको मेल की तरफ अट्रैक्शन होगा, एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। ओके, सबको होता है, सबके साथ होता है, इट्स नॉट न्यू, ठीक है, सबके साथ होता है। चाहे लव एट द फर्स्ट साइट ही क्यों ना हो, चाहे क्रश ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, इंटरेस्ट, अट्रैक्शन दूसरे जेंडर की तरफ हर किसी को होता है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। मैंने कहा ना, अराउंड प्यूबर्टी adolescents show an increase in interest in member of a opposite sex or gender and in sexual matters and a new awareness of sexual feelings develop, क्योंकि यहाँ पे आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी हो रही है, तो आपको ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन भी होगा, उससे रिलेटेड फीलिंग्स भी होंगी, उनसे रिलेटेड मतलब मुझे बात करने का भी मन करेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का भी मन करेगा, उनसे बहुत सारी बातें करने का भी मन करेगा, एंड यू वुड हैव दैट अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल फीलिंग्स एंड ऑल, है ना। तो इस सब के बारे में भी जो हमारी अवेयरनेस होती है, ये भी इसी टाइम पे, एडोलेसेंट के टाइम पे ही स्कूल्स में दी जाती है। यस, तो इसके वजह से ज्यादा अटेंशन हुआ है, दिस इंक्रीज अटेंशन टू सेक्सुअलिटी इज बीइंग कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, जैसे आपका बायोलॉजिकल, इंडिविजुअल की अवेयरनेस, जो बायोलॉजिकल चेंजेस जो हो रही हैं,
एंड एम्फसाइजिंग द प्लेस बाय सेक्सुअलिटी बाय पीयर्स, पेरेंट्स एंड सोसाइटी। तो काफी सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे एडोलेसेंट ऐसे होते हैं जिनको सेक्सुअल एक्टिविटी एंड सेक्सुअलिटी के बारे में नॉलेज नहीं होती है, काफी मिसकंसेप्शंस होते हैं, अवेयरनेस नहीं होती, बिकॉज दे आर दिस इज समथिंग न्यू इन देयर एज। उनको इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती है, दे मेक फन ऑफ इट, ऑफ कोर्स they make fun of it because it's very पर्सनल, इट्स वेरी प्राइवेट। यस, बहुत देखो अपनी तक की बात है, ये प्राइवेट है, और जब इसको हम ऐसे पब्लिकली बोलते हैं तो पीपल फील थोड़ा सा अंदर से ऑकवर्ड लगता है, वियर्ड लगता है। यस, बट इट इज नेसेसरी। तो सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन हम बोलते हैं, दैट इज इसी स्टेज में दी जाती है बिकॉज उसमें बहुत सारे जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे जो आपके नॉलेज है, जो उसके बारे में जो अवेयरनेस है, वो आपको दे दी जाती है, जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो आगे जाके प्रॉब्लम ना हो या इसी स्टेज में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो even then many adolescents lack adequate knowledge and have misconception about sexual activity and sexuality, and it is a topic, common topic, जो बच्चों के साथ पेरेंट्स को डिस्कस करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। यस, तो एडोलेसेंट बहुत ज्यादा सिक्रेटिव हो जाते हैं, वो फिर हर चीज गूगल करेंगे, चैट जीपीटी। अब आज के जमाने में तो, पहले के टाइम पे तो गूगल पे कर देते थे सब, है ना, लेकिन आज के टाइम पे यूट्यूब देख लेंगे, तुम्हारा फिर जेंजी हो तुम लोग तो चैट जीपीटी भी कर लोगे, जेमिनाई पे पूछ लोगे, या फिर ये कैसे होता है, ये ऐसा क्यों होता है, तुम हर चीज चैट जीपीटी, जेमिनाई, है ना, ब्लैक बॉक्स एआई शायद ये होता है ना, बहुत सारे होते हैं। या फिर अपने दोस्तों से बात करोगे, दोस्त को वैसे ही कुछ नॉलेज नहीं है, दोस्त तुम्हें आधी अधूरी नॉलेज देगा, फिर तुम उसी आधी अधूरी नॉलेज के ऊपर अपना और नॉलेज सिस्टम क्रिएट करते हो। तो इट इज एडवाइजेबल टू टॉक टू अ रिलायबल पर्सन अबाउट इट। अगर कुछ किसी के बारे में इफ यू हैव अ डाउट, तो तुम्हें रिलायबल पर्सन से बात करना चाहिए। बट आई नो दिस टॉपिक इज समथिंग जो इवन पेरेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल इन टॉकिंग। यस आई नो, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, तो आई नो दिस फैक्ट। So it is a topic which is very difficult to discuss with children. So adolescents tend to become very secretive about sexual concern, which make them exchange of information, communication difficult. तो आपस में दोस्तों में ही बात करेंगे, सीक्रेट लैंग्वेज में, सीक्रेट कोड लैंग्वेज में बातें होंगी, लेकिन तो इसमें क्या होता है, बहुत बार जो तुम बुक्स में पढ़ते हो तो यू फील थोड़ा सा अजीब सा, या जब क्लास में जब टीचर्स इस बारे में पढ़ा रहे होते हैं, है ना, जब 10th में, याद है 10th में जब तुम लोगों ने हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाँ ये वाला चैप्टर था, तो तुम लोगों ने स्कूल में कैसे पढ़ा होगा, आई नो स्कूल में कैसे पढ़ा होगा। यहाँ ऑनलाइन सेटअप में तो तुम्हें पढ़ा दिया, ऑनलाइन सेटअप में तो प्रशांत सर ने अच्छे से पढ़ा दिया होगा, या समृद्धि मैम ने अच्छे से पढ़ा दिया होगा तुम लोग को, लेकिन स्कूल में टीचर्स को भी पढ़ाना इज अ चैलेंज फॉर देम। यस, बिकॉज दे नो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विल मेक फन ऑफ इट, एंड स्टूडेंट्स को आपस में ही वो लोग इतनी सारी इसके बारे में बातें कर लेते कि उनके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी बन चुकी होती है। तो उस क्लटर को भी उनको डी क्लटर करना होता है, जो भी उनके दिमाग में जो उन्होंने मिसकंसेप्शंस बनाए उसको भी डिलीट करना होता है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स आती है एडोलेसेंस में, ठीक है। तो इट इज कम्प्लीटली ओके अगर तुम नहीं बात कर पा रहे हो इस बारे में, इट इज जस्ट बिकॉज इट इज सच अ टॉपिक कि तुम बात ही नहीं कर पाते, और स्पेशली पेरेंट्स से तो नहीं कर पाते। यस, उसके बाद जो एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी के ऊपर जो कंसर्न है वो लेकिन हाँ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को नॉलेज नहीं होती है, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल फीलिंग, सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में फीलिंग्स है नहीं, इसके बारे में नॉलेज है नहीं, तो इसकी वजह से आप कुछ गलत कदम उठा लेते हो, कुछ जो आपके कंसर्न्स हैं, है ना, जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज कुछ नहीं पता होता है, तो उसकी वजह से यू आर वेरी अभी इन दिस स्टेज कि आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होता है, तो क्यूरियोसिटी में यू डू समथिंग, एंड व्हेन यू डू समथिंग देन यू आर नॉट अवेयर ऑफ कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसी वजह से इसका कंसर्न बढ़ रहा है, क्योंकि इससे एड्स और अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के रिस्क बढ़ जाते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी। अब इसी के दौरान हमारा सेक्सुअल आइडेंटिटी भी डेवलप होता है, बेसिकली डिफाइंस योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड गाइड्स योर सेक्सुअल बिहेवियर। एज सच इट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट टास्क फॉर एडोलेसेंट। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है, सेक्सुअल मतलब बेसिकली टेल्स अबाउट हाउ इज योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तुम लड़के हो लड़की हो, लड़के में क्या क्या होना चाहिए, लड़की में क्या क्या होना चाहिए, एंड लाइक द ऑल द सेक्सुअल बिहेवियर्स। ओके,
ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जो लिखा हुआ है इतने तक ही टिके रहो, ज्यादा इमेजिन भी करने की जरूरत नहीं, जितना लिखा है बस इतना ही। ओके ना। अब जब तुम अपने आप को सोचो, जब तुम्हारी प्यूबर्टी शुरू हुई थी, मतलब जब भी शुरू हुई थी 11-12 इयर्स में, जब भी शुरू हुई थी, तो तुम क्या सोचते हो अपने बारे में, कैसा अपने आप को तुम उस समय एक्सपीरियंस करते हो, फील करते हो? तो एडोलेसेंस बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड होता है अपने लुक से, कि हाउ दे आर, व्हाट दे आर लाइक, एंड डेवलप एन इंडिविजुअल इमेज ऑफ व्हाट दे लुक लाइक, है ना। वो क्या है और वो कैसे दिख रहे हैं, हर चीज के बारे में आपका होता है। उसके बाद और भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि आपको अपना, आपका जैसा भी फिजिकल सेल्फ है, आपको उस तरीके से आप अपने आप को वो लाइक एक्सेप्ट करते हो। यस, इवन यू नीड टू डेवलप अ रियलिस्टिक इमेज ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस व्हिच इज एक्सेप्टेबल टू देम। तुम्हें मतलब तुम बहुत ज्यादा कोशिश करते हो कि तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस मतलब अच्छा रहे, लोग तुम्हें पसंद करे, तो दैट पसंद करने वाला जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ना, तुम उसको हमेशा मेंटेन रखते हो, तो उस तरीके का तुम फिजिकल अपीयरेंस भी बनाते हो कि लोग तुम्हें पसंद कर पाए, है ना। तो इसकी वजह से, इसके अलावा इसमें काफी कॉग्निटिव एंड सोशल चेंजेस भी होते हैं। फिजिकल इतना ही था, फिजिकल इतना ही था, फिजिकल बहुत था, तो बेसिक तुम्हें फिजिकल में इतना ही पता होना चाहिए। तो फिजिकल में बेसिक यही है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या होता है, तुम्हें मेनार्ड के बारे में बात करना पड़ेगा। तुम्हें फिजिकल डेवलपमेंट में और क्या होता है जो साइकोलॉजिकल चेंजेस से अकम्पनीड होते हैं, तुम्हें इसके बारे में भी बताना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें। नाउ इफ यू आर कमिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैंने कहा था जीन पियाजे का जो सेंसरी मोटर था, फिर प्री ऑपरेशनल था, फिर कंप्लीट ऑपरेशन था। लास्ट स्टेज जो आता है उनका आता है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो यहाँ आता है, दैट इज 11 इयर्स एंड बियॉन्ड। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी थिंकिंग काफी लॉजिकल हो जाती है, वो चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, आप लोग बहुत चीजों को सोचते समझते हो, हर एंगल देखते हो। यस, आपका अगर मैथमेटिकल उसमें देखे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, हाँ कि ना। यस, तो एडोलेसेंट थॉट बिकम मोर एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल, आइडियलिस्टिक। वो लोग काफी अपने ही थॉट को एग्जामिन कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो आप लोग। यस, तो ये आपके बारे में, तो इट्स ऑल अबाउट लाइक रिविजन आपके बारे में होगा। तो आप अपने बारे में, आप अपने थॉट्स को, दूसरे के थॉट्स को, हर चीज को आप समझ सकते हो एंड एग्जामिन कर सकते हो, है ना। उसके बाद इनकी एबिलिटी होती है कि वो रीजन आउट कर सके, ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ, ये वैसा हो सकता था, व्हाट इफ ऐसा होता, है ना। तो इनकी अवेयरनेस, तो दिस स्टेज इज ओनली कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट, जो 11 to 15 इयर्स में होता है। यहाँ पे थिंकिंग काफी एक्सपैंड करती है, और इसमें आप एब्स्ट्रैक्ट टर्म और उसके बारे में आप रीजनिंग करने लग जाते हो। प्लस आइडियलिस्टिक थिंकिंग होती है, कोई भी चीज का आप कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपरली देखते हो, समझते हो, क्रिटिकली इवेलुएट करते हो, और फिर उसको दूसरों से कंपेयर करते हो जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे एक आइडल पेरेंट होनी चाहिए और कैसे मेरे पेरेंट, यू ट्राई टू कंपेयर, कि छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये वाली आइडियलिस्टिक थिंकिंग होती है, कंपेरेटिव थिंकिंग होती है इसमें। उसके बाद तुम बहुत नई नई चीजें बनाने की कोशिश करते हो, यू हैव अ आइडल स्टैंडर्ड जो तुम्हें अडॉप्ट करने का मन करता है, राइट। इसमें आपकी जो थिंकिंग है वो काफी सिस्टमैटिक है, काफी जो जो भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वो स्टेप बाय स्टेप करते हो, एक सिस्टम फॉलो होता है, सिस्टमैटिक होता है। तो दिस इज ओनली कॉल्ड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि अगर कुछ हो रहा है तो देयर इज अ स्टेप बिहाइंड इट एंड इट विल लीड टू अ सॉल्यूशन। तो इस टाइप की थिंकिंग को पियाजे ने कहा है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, नाउ जो हमारी लॉजिकल थॉट्स है, जो हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, जो बहुत लॉजिक है हमारे थॉट्स के पीछे, वो हमारी मॉडल रीजनिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है। मैंने कहा था ना, सोसाइटल रूल ने बना दिया, सोसाइटी ने कह दिया, मैंने कह दिया तो कह दिया, वो वाली बात अब यहाँ पे नहीं आती। सोसाइटी की रूल्स अगर हमें सही लगेंगे तो वी विल फॉलो इट, अगर हमें ठीक नहीं लगेंगे तो वी विल नॉट फॉलो। क्यों? क्योंकि थिंकिंग लॉजिकल हो गई है, थिंकिंग क्रिएटिव क्रिटिकल हो गई है, रिफ्लेक्टिव हो गई है। तो सोशल रूल्स अब एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स नहीं है, और मॉडल थिंकिंग में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। एडोलेसेंट को पता है कि अगर ये मॉडल थिंकिंग हमारे, ये मॉडल स्टैंडर्ड हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो इसके बदले हमारे और मॉडल कोर्सेज होंगे, हम और इसके अलावा ये ऑप्शंस होने चाहिए, और हम एक पर्सनल कोड भी डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शुड आई स्मोक एज एवरीवन आई नो डज, क्या मुझे भी स्मोकिंग करनी चाहिए, जैसे मैं जितनों को जानती हूँ वो सब भी करते, क्या मुझे भी करनी चाहिए?
तो ये मॉडल स्टैंडर्ड अब मेरा है, मुझे करना है नहीं करना, इट्स अप टू मी। तो मेरा मॉडल स्टैंडर्ड्स तुम्हारे बाकियों के मॉडल स्टैंडर्ड से अलग हो सकते हैं। इज इट एथिकल टू कॉपी आंसर्स इन एन एग्जामिनेशन, आंसर में एग्जाम में चीटिंग करना क्या सही है? तो ये सबसे क्या होता है कि आप सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हो अगर वो आपकी वैल्यूज से वो हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो आप उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है ना? अब जैसे इस स्टेज में, अभी जैसे तुमने अभी अभी रिसेंट एग्जांपल देखा हो, तो अभी के इसमें क्या हुआ, बहुत सारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे कहाँ गए थे? अभी जंतर मंतर पे गए थे, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था वहां पे बहुत सारे लोग जंतर मंतर, बहुत स्टूडेंट्स गए थे, स्टूडेंट्स ही मेनली गए थे। तो उनको क्या लगा, कॉलेज के रूल रेगुलेशन को फॉलो करने से ज्यादा ये हमारा हक है, ये हमारी प्रोटेस्ट है कि जो हम प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर एडोलसेंट की जो अपनी जो मॉडल कंडक्ट है, वो कॉलेज की मॉडल कंडक्ट से मिसमैच कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो सही लगा उन्होंने वही किया। तो बेसिकली इस स्टेज में तुम वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है, एक्चुअली तुम वही करते हो, राइट? अब एक स्पेशल काइंड ऑफ इगोसेंट्रिज्म एडोलसेंट में होता है जो डेविड एल्काइन ने डाला दिया था, एंड इट इज वेरी फैसिनेटिंग। एक है इमेजिनरी ऑडियंस और एक है पर्सनल फेवर। इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेवर क्या होता है? इमेजिनरी ऑडियंस होता है जहां पे बेसिकली तुम्हें लगता है, जैसे मान लो तुम्हारे चेहरे पे पिंपल होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबको पिंपल्स होते हैं, यस। अब मान लो तुम्हारे चेहरे पे पिंपल होता है, अब तुम क्लास में चले गए, अब तुम्हें क्या लगेगा क्लास में जाके, सब मुझे देख रहे हैं, सबकी नजरें मेरे ऊपर है, मुझे क्या नाम है, पिंपल हो गया, अब सब मुझे देखेंगे, सब मुझसे सवाल पूछेंगे, तुम्हें ये लगेगा। असल में क्या है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे चेहरे पे, दैट इज इमेजिनरी ऑडियंस। तुमने अपने मन में ही बना लिया, तुमने अपने माइंड में ही ऑडियंस बना रखी है, तुमने अपने माइंड में ही वो ऑडियंस के थॉट्स डाल रखे हैं कि लोग मुझसे ऐसा पूछे। या मान लो तुम स्कूल का यूनिफॉर्म, अच्छा सा स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के चलेगा, ठीक है, इस यूनिफॉर्म नहीं है, चलो तुम किसी पार्टी में चलेगा, तुमने बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनी, मान लो ड्रेस पहना है, आउटफिट जो भी है, और तुम जैसे ही वहां पे गए, गलती से क्या हुआ, बारिश के मौसम में चले गए, और क्या हुआ, गलती से ना तुम्हारे कपड़े पे कीचड़ का पानी डल गया। नहीं, कीचड़ का पानी चलो बहुत ज्यादा हो गया, तुम पार्टी में पहुंच चुके हो, लेकिन तुमने खाते खाते ना तुम्हारे कुछ खाने का गिर गया तुम्हारे कपड़े पर, तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया, थोड़ा सा ही पार्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, अब तुम्हें क्या लगेगा, पार्टी में सारे लोग मुझे देख रहे हैं, पार्टी में सारे लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं, पार्टी में सारे लोग मुझे बोले कितना क्लमजी है ये, कितनी क्लमजी है ये, इसे खाना भी नहीं आता अच्छे से। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो, वो लोग अपने काम में इतना व्यस्त रहेंगे, वो अपने में इतना लगे रहेंगे, वो तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिटरली। तो दिस इज इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस क्या होता है कि तुम्हारी बिलीफ अबाउट अदर्स, की वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं जितना तुम अपने बारे में, जैसे तुम अपने बारे में सोच रहे हो। तो इमेजिनरी ऑडियंस एडोलेसेंट्स बिलीव दैट अदर्स आर एज प्रीऑक्यूपाइड विद देम एज दे आर अबाउट देमसेल्फ। तुम जितना अपने बारे में प्रीऑक्यूपाइड हो, अपने आप के बारे में जितना सोचो, उतना ही दूसरे भी तुम्हारे बारे में सोचो, जबकि ये सही नहीं है। दे इमेजिन दैट पीपल आर ऑलवेज नोटिसिंग देम एंड आर ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी बिहेवियर ऑफ देयर्स। हर एक एक चीज ऑब्जर्व करे, हर एक एक चीज है कैमरा की तरह, सीसीटीवी कैमरा की तरह, बट ये हमेशा तो सही नहीं होता। अब मान लो एक लड़का है जिसको लगता है कि सारे लोग उसके टी शर्ट के ऊपर जो इंक डली हुई है उसको ऑब्जर्व करें, या एक लड़की उसके चेहरे पे पिंपल आ गया, चलो लड़का लड़की को छोड़, एक लड़का है या कोई लड़की है, मान लो दोनों में से कोई भी है, तुम अपने आप को इमेजिन कर लो, तुम्हारे चेहरे पे पिंपल आ गया, अब तुम स्कूल चले गए, क्या तुम्हें नहीं लगा सब मुझे देख रहे हैं? बस यही वाली बात है। ये जो है ना, ये इमेजिनरी ऑडियंस जो है ना, ये तुम्हें एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस फील करवाता है, ठीक है। तो तुम्हारा पूरा ध्यान इसी पे जाता है। और पर्सनल फेबल की अगर मैं बात करूं, तो पर्सनल फेबल मतलब मेरी खुद की कहानी, फेबल मतलब क्या होता है, कहानी। पर्सनल फेबल में तुम अपनी खुद की कहानी यहाँ पे क्रिएट करते हो। तुम यहाँ पे क्या बोलते हो कि जैसे इस स्टेज पे हम सब एक स्टेज पे क्या बोलते हैं, इस स्टेज पे हम क्या बोलते हैं सबको, आपको नहीं पता, आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे, ये बात हम हमेशा बोलते हैं, आप नहीं समझोगे, आपको नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। तो पर्सनल फेबल इज अ पार्ट ऑफ एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म वेयर देयर इज अ सेंस ऑफ यूनिकनेस। उनको लगता है उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यूनिक है और ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है, बट ऐसा है कि वो सबके साथ हो चुका है, ठीक है, बट उनको लगता है इट इज वेरी यूनिक टू देम, तो वो नहीं समझेंगे कि इसमें क्या होता है। Adolescent sense of uniqueness make them think that no one understand them or their feelings.
जैसे लड़कियां एंड एक लड़की है, वो thinks that none can sense the hurt that she feels because of being betrayed by a friend. अब दोस्त ने धोखा दे दिया, आपके दोस्त ने, चाहे आप लड़का हो या लड़की, आपके दोस्त ने आपको धोखा दे दिया। अब तुम बोलोगे कि तो तुम ये बात अपने पेरेंट्स को बता दो, वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे अरे कोई बात नहीं होता है, या तुम अपने सिबलिंग को बताओ, बोलेंगे अरे ठीक है होता है। तुम क्या बोलोगे? आप नहीं बात समझ रहे, आपको समझ में ही नहीं आ रही बात, आप समझ ही नहीं सकते, यही बोलोगे ना। दिस इज पर्सनल। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत यूनिक है, सिर्फ मेरे साथ ही हुई, किसी और के साथ नहीं होती, बट ये सबके साथ होती है। Yes. So it is very quite common to hear that adolescents say to their parents, "You don't understand." आप मुझे नहीं समझते, आप मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो। Yes. तो दिस पर्सनल यूनिकनेस की वजह से ना बहुत सारी स्टोरीज अपने मन में बना लेंगे, अपनी दुनिया ही बना लेते हैं, जो उनको रियलिटी से काफी दूर रखता है। Yes. तो दिस इज योर होल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यस। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी। बेसिकली ये स्टेज तुम्हारे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेज पे आपकी एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, आप अपनी एक पहचान बनाते हो कि आप हो कौन, आप हो कौन का जवाब आप यहाँ ढूंढते हो। हु एम आई जो है ना, एक बहुत बड़ा टर्म है। सेल्फ के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होती है, आप एक अपनी पहचान बनाते हो कि हु यू आर एक्चुअली। तो दैट डेफिनेशन आपको यहाँ मिलती है, आप इस स्टेज पे ये चीज अपने बारे में डिफाइन करते हो, खोजते हो, ये एक्चुअली हंट फॉर इट, एक्सप्लोर फॉर इट। You must have sought answers to questions such as who am I, which subject should I study, do I believe in what। ये सारे का सवाल का तुमने कभी जवाब ढूंढने की कोशिश करी है? यस। तो ये सारे का जब तुम कभी जवाब निकालोगे ना, तो ये तुम्हारी खुद के वजूद, एग्जिस्टेंस, तुम्हारे सर्च फॉर आइडेंटिटी, पहचान, सेंस ऑफ सेल्फ के बारे में बात करें। आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान। पहचान क्या? तुम कौन हो, तुम अपने आप में क्या सोचते हो, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे वैल्यूज क्या है, तुम्हारे बिलीव्स क्या है। अगर तुम्हें कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो पटाखों की तो इग्नोर कर देना। आइडेंटिटी मतलब पहचान। यस। तुम्हारा पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है स्कूल का, है ना। स्कूल पे क्या लिखा होता है? तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड के दूसरों से अलग है। यस। क्यों है? क्योंकि उसमें तुम्हारा नाम है, फोटो है, पेरेंट्स का नाम है, डेट ऑफ बर्थ होता है, क्लास होता है, सब कुछ होता है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तो उस आइडेंटिटी कार्ड से क्या मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ? यस। तो आइडेंटिटी इज व्हाट, जो तुम अपने बारे में क्रिएट करते हो, जो तुम्हें तुम बनाता है। यस। जो तुम्हें बनाता है। तो तुम क्या हो, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम्हारी भावनाएं क्या है, तुम्हारे विश्वास क्या है, तुम्हारी वैल्यूज क्या है, ये सब तुम्हारे आइडेंटिटी का पार्ट है। ठीक है। तो प्राइमरी टास्क क्या है एडोलेसेंस का? प्राइमरी टास्क क्या है एडोलेसेंस का? रिलेशनशिप बनाना, हाँ वो भी है, लेकिन उससे ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है एक आइडेंटिटी बनाना, सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स। ये नहीं कि ये इनका बेटा है, ये है राहुल, राहुल है, राहुल शर्मा जी का बेटा नहीं है, ये हमें नहीं बनाना है। राहुल कौन है? राहुल शर्मा जी का बेटा नहीं है, वो तो है, उसके अलावा वो क्या है? वो एक 11th क्लास का बच्चा है, वो कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ता है, वो क्या नाम है, बहुत अच्छा पढ़ने में है, उसकी वैल्यूज ये है। राहुल एज अ राहुल, राहुल एज नॉट अ शर्मा जी का और या वर्मा जी का बेटा। गॉट इट? ऐसे। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस में जो डिटैचमेंट प्रोसेस है ना, जहाँ पे हम अपनी फैमिली से अलग होकर अपनी जो पहचान बनाते, अलग होके मतलब ऐसे नहीं अलग रह के बनाते हैं, नहीं नहीं, साथ में ही रहते हैं लेकिन उनसे अलग पहचान। मतलब ये नहीं कि मेरे पापा के नाम से मुझे लोग जान रहे हैं, नहीं, मेरे नाम से ही मुझे जाना जा रहा है। दैट आइडेंटिटी यू हैव टू फॉर्म इन दिस स्टेज। तो ड्यूरिंग, देखो ये क्लास थोड़ी लंबी जाएगी तो मैं पहले बता दूं, ये 1 घंटा 10 मिनट जा सकती है क्योंकि इतना मुझे पूरा पढ़ाना है एडोलेसेंस। ठीक है। 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट जा सकते हैं। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस क्या होता है, ये डिटैचमेंट प्रोसेस जो होता है इंडिविजुअल को अपने बारे में कुछ बिलीव्स और ये सब बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि तुम एक अलग निखर के एक यूनिक नया इंसान बन के आते हो। ठीक है। तो इस प्रोसेस में जहाँ पे तुम अपनी पहचान ढूंढते हो, तो उस एडोलेसेंट में अब तुम्हारी कुछ लड़ाई भी हो जाती, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने खुद से, क्योंकि तुम खुद से लड़ रहे हो, तुम पेरेंट्स से लड़ रहे हो, तुम्हारी बहुत सारी चीजें मैच नहीं करी, तो इसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। लेकिन जो इस कॉन्फ्लिक्ट से उभर जाता है और उसके बाद एक अपनी पहचान बना लेता है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है।
Those adolescents who can cope with the conflicting identity develop a new sense of self. तुम्हारा एक नया सेल्फ निकल के आता है, yes? लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो हमेशा एक क्राइसिस में रहते हैं। वो है कौन, उनको कभी जिंदगी में नहीं समझ में आता कि वो है कौन, एग्जैक्टली क्या है वो, मेरा काम क्या है, मैं कौन, उनको कभी नहीं पता चलता। तो इसीलिए दिस इज योर टाइम, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, मेक योर ओन आइडेंटिटी, नॉट एज कि मैं शर्मा जी की बेटी हूँ, मैं वर्मा जी की बेटी हूँ, मैं कुमार जी की बेटी हूँ, मैं कुमार जी का बेटा हूँ, मैं कौन हूँ, नहीं। मैं हूँ, मैं अंकिता कुमार हूँ, मैं प्राची शर्मा हूँ, मैं सिद्धार्थ वर्मा हूँ। ओके, जो नहीं कर पाते उनको होता है आइडेंटिटी क्राइसिस या आइडेंटिटी कंफ्यूजन अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। ये इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, फिर अपने आप को हर किसी से अलग करते हैं क्योंकि इनकी अपनी पहचान नहीं है, ये कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आता इनको करना क्या है, और अपनी इनकी खुद की पहचान ही खो चुकी है। ठीक है, तो एक एक तरफ एडोलेसेंट एक आजादी चाहता है, एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है, बट दूसरी तरफ वो डर में भी है, और वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट के ऊपर निर्भर भी है, काफी ज्यादा डिपेंडेंट। उसको आजादी भी चाहिए, लेकिन एक तरफ वो डिपेंडेंट भी है अपने पेरेंट्स, क्योंकि अभी वो कमा नहीं रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या वेस्टर्न कंट्रीज में आती है, नहीं, इस एस्पेक्ट में कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी एडोलेसेंट घर के बाहर चले जाते हैं, वो अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, अपनी पहचान खुद बनाते हैं, अपनी खुद कमाते हैं, तो इंडिपेंडेंट फील करते हैं। लेकिन हम एज अगर ये काम नहीं करते, हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, इंडियन अगर मैं बात करूँ कलेक्टिव, तो हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो फैमिली से डिटैच होकर अपनी एक आइडेंटिटी बनाए, इट्स अ वेरी बिग डील। ओके, तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना, ऐसा जो वेरिएशन होता है बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनसिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा आपके स्टेज पे होता है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट किसी चीज के बारे में फील करते हो, कभी कभी आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हो, किसी से आप बहुत परेशान हो जाते हो, तो ये फ्लक्चुएशन बीच बीच में आते रहते हैं। कभी कभी एडोलेसेंट जैसे आप ही लोग कभी एक टाइम पे ट्रीट करोगे कि मुझे ना बच्चे के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर यू वांट दैट बेबी वाला कंफर्ट, तुम चाहते हो कि मैं अपने पेरेंट पे डिपेंड करूं। तो दिस कंफ्यूजन गोज ऑन, क्योंकि ये ट्रांजिशनल फेज है। यस, तो अपनी आइडेंटिटी खुद बनाना में तुम्हें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती कि अपने आप को सेम रखना होता है, उसी में अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा होती है, आपको अपने बारे में भी पता होता है कि हु एम आई, तो एक आइडेंटिटी फॉर्म हो। यस, तो दिस वाज योर फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी। इसके अलावा मैंने बोला था कि फॉर्मिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन में आपके बहुत फैक्टर्स आते हैं। आपका कल्चर बहुत बड़ा होता है, कल्चरल बैकग्राउंड, आपकी वैल्यूज, आपकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एथनिक बैकग्राउंड, सब कुछ आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में जरूरत होती है। जो भी फैमिली रिलेशनशिप है वो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि एडोलेसेंट घर से ज्यादा बाहर टाइम स्पेंड करते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा रहते हैं, स्कूल में ज्यादा रहते हैं, तो वो घर से ज्यादा बाहर रहते हैं, और इसलिए उनको स्ट्रॉन्ग पीयर सपोर्ट और एक्सेप्टेंस लगता है ज्यादा। जब वो दोस्तों के साथ इंटरैक्ट, जब तुम ज्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, आप लोग जब बहुत ज्यादा अपने आजू बाजू क्लासमेट हो गए या दोस्त हो गए, उनके साथ आप ज्यादा इंटरैक्ट करते हो, तो उससे क्या होता है कि आप अपनी सोशल स्किल्स पे रिफ्लेक्ट करते हो, आप अपनी थिंकिंग पे रिफ्लेक्ट करते हो, आप अपनी बहुत चीजों पे काम करते हो। लेकिन उसी काम में कभी कभी क्या हो जाता है, आप लोग पीयर प्रेशर का एक शिकार हो जाते हो। आप एक ऐसे ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करते हो जो बहुत अच्छा है, जो बहुत फेमस ग्रुप है, और उस फेमस ग्रुप में घुसने के लिए आप कुछ भी उस ग्रुप की शर्तें मान लेते हो। यस, तो ज्यादा जब हम पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उससे हमारी जो सोशल स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो सब अच्छी होती है, और हम अलग अलग सोशल बिहेवियर्स ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी क्यूरियोसिटी स्टेज है, ये ट्राई स्टेज। यस, उसके बाद जो हमारे पियर्स हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं, दोनों अलग दिशा में चलते हैं। दोस्त अगर लेफ्ट जा रहा है तो पेरेंट्स राइट जाएंगे, और आप उन दोनों के बीच में रहते हो, और आप ज्यादा किसको फॉलो करते हो? अपने दोस्तों को। क्योंकि इस स्टेज में ऐसे बहुत आप ही हो जो जिनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स गलत है, हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते, सिर्फ हमारे दोस्त हमें समझ सकते। यस, बट ऐसा नहीं। यस, ऐसा बहुत होता है कि कभी कभी आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझते, बट ऐसा बहुत जगह होता है कि आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, बिकॉज दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस स्टेज। उनको पता है इस स्टेज में क्या क्या होता है, तो उनको वो अपने बस बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट येस, यू टू टेक इन अनदर वे कि मैं बस छोटा बच्चा हूँ क्या, या मैं छोटी बच्ची हूँ क्या, मैं तो अपना ध्यान रख सकता हूँ, रख सकती हूँ, तो तुम दोस्तों के साथ ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हो। बट
फैमिली थिंक्स अबाउट, फैमिली केयर्स अबाउट, इसीलिए तुम फैमिली की बातें नहीं समझ पाते, है ना? यस, peers and parents are dual forces having major influence on adolescent. कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाता है पेरेंट्स के साथ, जिसकी वजह से लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जनरली पेरेंट्स और पियर्स दोनों ही एक ही टाइम पर दोनों ही जरूरी है और दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एडोलेसेंट की तरह तरह की नीड्स पूरी करते हैं। ये तो हो गया आइडेंटिटी। उसके ऊपर एक होता है बच्चे का करियर, वोकेशनल कमिटमेंट, तो वो ये भी एक है जो एडोलेसेंट की आइडेंटिटी फॉर्मेशन में करता है। मैं बड़े होके क्या बनूंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं क्या, तो उसकी भी थिंकिंग आपको अभी ही करनी पड़ती है। तो अगर आप अभी आप श्योर हो तो आपका ये आइडेंटिटी में ये भी एक एस्पेक्ट ऐड हो जाता है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो तो आगे तक आप कंफ्यूज ही रहते हो। तो इसमें बेसिकली आपको सोचना होता है कि आप फ्यूचर में जाके क्या करोगे, क्या बनोगे, तो आपको कुछ अचीवेबल गोल्स आपको सेट करने पड़ते हैं। कुछ कल्चर में आपके पास आजादी होती है कि आप अपने मन का चुनो करियर कि आप क्या बनना चाहते हो, लेकिन कुछ करियर्स में जैसे हमारे यहाँ ऑलरेडी जो बच्चा है उसके अच्छे नंबर आ गए तो उसको साइंस में ही डालेंगे, चाहे उसको मन हो या ना हो। तुम भी ऐसे ही होगे शायद, मन हो या ना ही मन हो साइंस में तुम डल गए होगे, कम नंबर आए होंगे तो कॉमर्स या आर्ट्स में डल गए होंगे, है ना? डाल दिया गया होगा। बड़े होके क्या बनेगा, साइंस है तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा, कॉमर्स लिया तो सीए ही बनेगा, आर्ट्स लिया है तो प्रोफेसर ही बनेगा या यूपीएससी ही करेगा, बस यही होता है, यही ही होता है। सो इन सम कल्चर यू हैव अ फ्रीडम कि आप अपना ऑक्यूपेशन अपना जॉब खुद चूज करो, लेकिन ऐसे बहुत कल्चर जैसा हमारे यहाँ जैसा होता है कि आपका चॉइस, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या फ्यूचर में करना चाहते हो, ये आपके हाथों में नहीं है, ये आपके पेरेंट ही आपके लिए चूज करते हैं। ऑप्शन ऑफ मेकिंग दिस चॉइस इज नॉट गिवन टू चिल्ड्रन। यहाँ पे पेरेंट के फैसले पे बच्चे खड़े उतरते हैं, वो बच्चों को मानना पड़ता है। What has been your experience while making a choice in the selection of subject? तुमने अपने जब सब्जेक्ट चूज करे थे 11th में जब स्ट्रीम चूज की, तुमने अपने बलबूते पे करी थी या अपने आपके पेरेंट्स ने बोला था? अगर आपने अपने बलबूते पे करी थी तो यू हैव अ फ्रीडम, बट अगर आपके पेरेंट्स ने चूज किया था तो यू आर जस्ट गोइंग व्हाट यू आर टोल्ड। आप बस अपने पेरेंट के ही बोल, अपने रास्ते पे उन्होंने जो बोला उसके ऊपर आप चल रहे हो। तो करियर काउंसलिंग यहाँ पे हम बहुत ज्यादा देते हैं। यस, ये भी मैं करती हूँ थोड़ा बहुत। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू करियर आप मुझसे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है? तो करियर काउंसलिंग बहुत सारे स्कूल्स में होती है जहाँ पे हम तरह तरह के करियर की इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन से करियर में क्या होता है, उसके क्या जॉब स्ट्रक्चर है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, कितनी सैलरी है, वर्किंग कंडीशंस क्या होते हैं, कितने दिन काम करना होता है, वहां तक की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, उसको आप कैसे बन सकते हो, उसमें प्रमोशंस क्या होते हैं, फलाना फलाना चीजें। यस, तो ये सब हम देते हैं बच्चों को और उसमें गाइड भी हम उन्हें करते हैं कि वो एक अच्छा करियर अपने लिए डिसाइड कर सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉट एडोलेसेंट, अभी कुछ चीजें बची है। एक तो फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ लिया, कॉग्निटिव पढ़ लिया और आइडेंटिटी पढ़ ली। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक इसमें आता है मेजर कंसर्न, दैट इज चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस। अब हम उसको पढ़ रहे हैं। अब मेजर कंसर्न्स क्या है जो तुम्हारे लिए बहुत रिलेटेबल है, तुम्हारे लिए बहुत सिंपल है इन ऑर्डर टू रिलेट टू, तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। अगर कुछ मेजर कंसर्न्स की बात करें तो एज अ एडल्ट, जब हम अपने एडोलेसेंट ईयर, जैसे अभी तुम अगर अपने अपने इस टाइम फ्रेम को देखोगे तो तुम देखोगे तुम्हारे बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, चाहे सॉरी चाहे तुम्हारी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, चाहे तुम्हारे पेरेंट के साथ हो, सिबलिंग के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, तुम्हें बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती थी, है ना? अगर तुम्हारा दोस्त किसी और से बात करती तुम अजीब इरिटेटेड फील करते थे, तुम्हें बहुत एंग्री हो फील करते थे, तुम बहुत जेलस फील करते हो, करते थे भी नहीं, करते हो एक्चुअली, तुम अभी एडोलेसेंट में ही हो। तो ये सारी चीजें होती है, अनसर्टेनिटीज में बहुत ज्यादा होती है ना? लोनलीनेस होता है, ग्रुप प्रेशर होता है और बहुत 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 ज्यादा चीज। तो ये सब क्या है, ये सब एक तुम्हारा वल्नरेबल पीरियड है। यस, उसके अलावा इसमें क्या होता है, तुम्हारा पीयर इन्फ्लुएंस, तुम एक पीयर प्रेशर में रहते हो, जो दोस्तों ने कहा वो मैं करूंगा, है ना? दोस्तों ने जो कहा मैं वही करूंगा, बस तुम अपना दिमाग लगाते नहीं हो। तो यस, पीयर इन्फ्लुएंस होता है तो तुम्हें नई आजादी होती है। इस इन्फ्लुएंस में क्या तुम्हारे पास नई नई आजादी होती है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व नहीं करते हैं उससे हमारी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यस, एडोलेसेंस में इन्फ्लुएंस ज्यादा होना, पीयर इन्फ्लुएंस होना, ज्यादा आजादी मिल जाना कि जो करना है कर लो, या जो प्रॉब्लम्स की हम सोल्यूशंस नहीं निकाल, ये सबसे हमारी मुश्किलें और बढ़ती है।
फिर हम पीयर प्रेशर में कंफर्म करते हैं, दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं, वो तुम्हें बोलते हैं कि भाई तू पढ़ ले, तो तुम आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके दोस्त ऐसे हैं तो चल यार कहीं और चलते हैं, चलो स्कूल बंक कर लेते हैं, उसके बाद कहीं और कैफे चलते हैं, तो आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा आपके ही पूरे। So adolescents are often confronted with decisions regarding smoking, drugs, alcohol or breaking parental rules, etc. तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट होता है पीयर प्रेशर का। ये सब तो आपको पता ही है। यस। उसके बाद कुछ ऐसे भी डिसीजंस लिए जाते हैं जिसके बारे में उसके ज्यादा हम कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते, बस डिसीजन ले लिया। आगे क्या होगा वो नहीं हम सोचते, उसका लॉन्ग टर्म नहीं देखते, बस अभी के लिए अभी अच्छा लग रहा है तो हम वो कर लेंगे। यस। एडोलेसेंट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। यस। अनसर्टेनिटी, अकेलापन, सेल्फ डाउट, एंजाइटी, डिप्रेशन, अपने बारे में कंसर्न, अपने फ्यूचर के बारे में कंसर्न। लेकिन क्या अच्छी चीजें नहीं होती? यस, उनको एक्साइटमेंट होती है, उनको बहुत खुशी होती है जब वो ये डेवलपमेंटल चैलेंजेस डील कर लेते हैं। तो कुछ जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है जिसमें हम मेजर कंसर्न्स एडोलेसेंस का, वो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कि डेलिक्वेंसी, एक है सब्सटेंस अब्यूज, और एक है आपका ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये तीन एरिया जो आपके मेजर डेवलपमेंटल कंसर्न्स हैं। और एडोलेसेंस से आपका कोई भी एक एरिया आ जाता है, जनरली आइडेंटिटी आता है और आपका ये वाला आता है, मेजर कंसर्न्स आता है। ठीक है, तो डेलिक्वेंसी क्या होता है? डेलिक्वेंसी इज व्हाट? डेलिक्वेंसी इज समथिंग जहाँ पे आप जो भी क्रिमिनल बिहेवियर्स होते हैं, जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स होते हैं, नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं ना, जो नहीं करने चाहिए, वो बिहेवियर्स आप करते हो, उसमें आप घुस जाते हो। तो डेलिक्वेंसी कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो काफी अनएक्सेप्टेबल होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, और लीगल ऑफेंसेस, क्रिमिनल एक्ट्स तक होते हैं। जैसे ट्रुएंसी, घर से भाग जाना, कोई चीज चोरी कर लेना, किसी चीज की तोड़फोड़ कर देना, है ना, ये सब चीजें जो है इसमें आती है डेलिक्वेंसी। क्योंकि तुम्हारे एज में ये सारी चीजें होती है, ये चीज चुरा लिया, है ना, पैसे चुरा लिए, होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। ओके, आप नहीं करते, कोई और करता है, तो पैसे चुराना या घर से भाग जाना, स्कूल बंक कर लेना, स्कूल के रूल्स तोड़ देना, है ना, चीजों को तोड़ना, मारा पीटी करना, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या होता है, इन इन बच्चों में क्या होगा अगर ये बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इससे क्या होता है, उनकी आइडेंटिटी नेगेटिव हो जाती है, उनका ट्रस्ट कम हो जाता है, उनका सेल्फ एस्टीम कम होता है, उनका अचीवमेंट कम हो जाता है। तो इस ये किस वजह से होता है? क्योंकि आपको पेरेंट का ज्यादा सपोर्ट नहीं है, घर पे आपका पेरेंटल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, और उसकी वजह से आपकी फैमिली में भी अच्छी नहीं बन रही है, इन सब चीजों से होता है। और जो लोग जैसे कुछ एडोलेसेंट जो पॉवर्टी से हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वाले से हैं, इन सारे कम्युनिटीज से जनरली बच्चे होते हैं, तो इन सब में एक एलियनेशन फीलिंग्स भी होती हैं मिडिल क्लास वाले बच्चों में। तो ये कुछ ऐसे एंटी सोशल एक्ट करते हैं जिससे कि उनको कुछ अटेंशन मिले, क्योंकि इन लोग को अटेंशन नहीं मिल रही है, वो अकेले रहते, तो ये अटेंशन पाने का एक तरीका है। अगर इस कुछ ऐसा करेंगे तो वो पॉपुलर हो जाएंगे, वो कूल लगेंगी, है ना, हमारे जेंजी के लैंग्वेज में। तो हाउएवर ये बहुत ज्यादा डेलिक्वेंट हमेशा नहीं रहते हैं, विद एज वो जैसे अपना ग्रुप अगर चेंज कर लेंगे तो सुधर जाते हैं, या विद टाइम वो थोड़े सुधर जाते हैं। यस। पीयर ग्रुप में चेंज लाना, या अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ और थोड़ा सा अवेयरनेस होना, या सेल्फ वर्थ के बारे में पता चलना, एक अपने रोल मॉडल को फॉलो करना, नेगेटिव एटीट्यूड को खत्म करना, ये सब चीजों से आपका डेलिक्वेंट बिहेवियर थोड़ा कम होता है। तो डेलिक्वेंसी समझ में आया। नाउ सब्सटेंस अब्यूज क्या? सिंपल ड्रग, अल्कोहल, इन सब चीजों में जब आप इंडल्ज होते हो, या स्मोकिंग, इन सब चीजों में जब आप इंडल्ज होते हो, दैट इज सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट योर एज, ये आपका एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, बट व्हेन यू डू तो इट इज अ सब्सटेंस अब्यूज, व्हेन यू आर यूजिंग these substances for a very long time, और उसका आपकी बॉडी पे काफी अफेक्ट है। तो एडोलेसेंट ईयर्स आर स्पेशली वर्नरेबल। क्यों? क्योंकि इसमें आप स्मोकिंग, देखो नई चीजें तुम्हारा ट्राई करने का मन करता है, क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये कैसा टेस्ट करता होगा, ये कैसा लगता होगा करने में। यस। तो ये सारी चीजें, तो स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, इसमें एडोलेसेंट आर वेरी वल्नरेबल। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्मोकिंग और ड्रग्स काफी लेते हैं, इनटेक उनका ज्यादा होता है इन ऑर्डर टू रिलीज स्ट्रेस। स्ट्रेस कम करने का तरीका क्या? स्मोकिंग कर लिया, अल्कोहल ले लिया, ड्रग्स कर लिया, लेकिन इट इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी डेवलपमेंट, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत असर पड़ता है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत असर पड़ता है,
आपकी कोपिंग स्किल और डिसीजन मेकिंग स्किल में काफी असर पड़ता है। रीजन क्या है? पीयर प्रेशर सबसे पहला। मेरे दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, मेरे दोस्त ने स्कूल बंक कर दिया मुझे भी करना है। बट यहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज, तो मेरा दोस्त अल्कोहल पी रहा है मुझे भी पीना है, क्योंकि मुझे अपने उस ग्रुप का पार्ट रहना। तो एक का प्रेशर तुम्हारे ऊपर है, तो पीयर प्रेशर। या एडोलेसेंट, वो उनको उनको अपने दो ग्रुप में एक्सेप्टेड फील करना, तो इसलिए जो भी ग्रुप करेगा वो हमें भी करना पड़ेगा। एडल्ट के जैसा, आपकी ट्रांजिशनल फेज है ना, एडल्टहुड में जा रही हो तो तुम्हें एडल्ट जैसा फील करना है, इंडिपेंडेंट फील करना है ना। तो वो, या किसी भी चीज से दूर भागना है, किसी का भी प्रेशर है तुम्हारे ऊपर उसको बस रिलीज करना है टेम्परेरी। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जिससे कि तुम ये कर सकते हो। एडिक्टिव पावर जो निकोटिन है, निकोटिन पता है क्या होता है? स्मोकिंग में जो निकोटिन होता है, तो निकोटिन क्या होता है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। निकोटिन जो है स्मोकिंग को रोकने के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। निकोटिन की मात्रा वो इतना उसके अंदर पावर है ना कि वो स्मोकिंग को रोकने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। तो एडोलेसेंट में पाया गया है जो ज्यादा ड्रग्स के लिए वल्नरेबल है, अल्कोहल, निकोटिन यूज, वो काफी गुस्से वाले होते हैं, वो इम्पल्सिव होते हैं, वो ज्यादा एंटी सोशल होते हैं, एंशियस, डिप्रेसिव, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत कम होता है, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ठीक है। अचीवमेंट, ये सारी चीजें लिखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है। फिर पीयर प्रेशर क्या? पीयर प्रेशर प्लस पीयर ग्रुप में रहने की जो जरूरत है उसकी वजह से एडोलेसेंट काफी अपने कंफर्ट से बाहर निकल के सारे काम करते हैं, अपने मॉडल के अगेंस्ट जाके काम करते हैं, ये सारी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और लॉन्ग यूज से क्या होगा, ज्यादा अगर हम कंटिन्यूड यूज करेंगे तो आपका फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी, मतलब आप उनके ऊपर निर्भर हो जाओगे, आपको उसके बगैर नींद नहीं आएगी। अगर आप कोई ड्रग लेते हो उसके बाद ही आपको नींद आती है तो आप फिजियोलॉजिकली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। एडिक्शन टू ड्रग्स, अल्कोहल, निकोटिन में सीरियसली jeopardize the rest of adolescent life। आपकी रिलेशनशिप लोगों के साथ, आपकी पढ़ाई, आपका हर एक चीज, आपकी हर एक डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। यस। तो लोगों के साथ, आपके पेरेंट के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपकी सिबलिंग, आप हर किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप अगर आपकी होगी, आपको सोशल सपोर्ट मिलेगा, तो शायद आप ये ड्रग अब्यूज कम कर सकते हो। इंडिया में अगर हम बात करें तो एंटी ड्रग प्रोग्राम होता है, एक सक्सेसफुल हुआ है, नई न्यू दिल्ली में ही हुआ है। तो ये सोसाइटी फॉर थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रीट परफॉर्मेंस होती है जिससे कि लोगों को, जो 13 से 25 साल के बीच के लोग हैं, उनको इस बारे में एजुकेट किया जाता है कि कैसे ड्रग्स को नहीं बोलना, से नो टू ड्रग्स, नो टू अल्कोहल, नो टू स्मोकिंग। या यूएनडीसीपी जो यूनाइटेड नेशंस ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम है, ये भी काफी एनजीओ में इंडिया में डाला जाता है। तो ये सब कुछ देखो तुम्हारे कंसर्न्स, मैं ये नहीं कहती कि तुम करते ही होगे, लेकिन ये तुम्हारी कंसर्न्स है। इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है, इसके लॉन्ग टर्म अफेक्ट्स क्या है, सॉरी साइड इफेक्ट्स क्या है, ये हमें पढ़ना पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज तुम एडोलेसेंट एज में, मैंने बोला था ना शुरुआत में, तुम्हारी कुछ, तुम अपने बारे में फिजिकल अपीयरेंस बनाते हो, तुम किसी की तरह अपना फिजिकल अपीयरेंस चाहते हो, इसमें बॉडी हो, है ना। मैं ऐसी, अगर लड़कियां हैं तो उनका जीरो साइज फिगर हो, या अगर लड़के हैं तो हमारा मस्कुलर बॉडी हो, समथिंग। उसमें तुम कितनी ज्यादा कोशिश करते हो, तुम कितना खाने पीने पे, अपना डाइट पे कंट्रोल कर लेते हो, कितनी चीजें रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, खाना ही बंद कर देते हो, डाइटिंग, लो कार्ब, कीटो डाइट, सब करते हो ना, जेंजी वाले टर्म्स हैं ये। तो ये अब आ जाता है ईटिंग डिसऑर्डर। एडोलेसेंट खाना ही नहीं चाहते, उनका ऑब्सेशन होता है सेल्फ के साथ, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, वो उनको किसी के जैसा तो बनना है, उनको किसी एक्ट्रेस की तरह बनना है, उनको किसी एक्टर की तरह बनना है। उसकी वजह से क्या होगा, कंपैरिजन करना। तो उन सब कंडीशंस की वजह से वो अपने खुद के बॉडी के साथ काफी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अगर अच्छे फिगर के हैं, अच्छा है नेचुरली, तो उसको मेंटेन करने के लिए डाइटिंग करेंगे, उसी में रहना चाहेंगे। लेकिन अगर थोड़े से, अगर वो अपनी उससे खुश नहीं है और दूसरे की तरह बनना चाहते हैं, तो अपने खाने पे कंप्लीट बैन कर देंगे। तो एनोरेक्स, इसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं। एक होता है एनोरेक्स, 3 तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा, और एक होता है बिंज ईटिंग, ठीक है। बिंज वॉचिंग करते हो ना, बिंज वॉच मतलब देखते ही रहते हो, देखते ही, वैसे बिंज ईटिंग भी होता है। तो अगर मैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करूं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जहां पे आप इतना कम खाते हो, इतना कम खाते हो, मैं क्या ही बोलूं, मतलब बहुत कम खाते हो, ठीक है। आपके अंदर एक वो ऑब्सेशन है कि मुझे पतला नहीं, जैसे तुमने इतना, वो इंसान का पतला होने का उसके दिमाग पे वो जुनून होता है ना, कि वो अगर वो एक छोटा सा पीस ऑफ ब्रेड भी खा रहा ना, उसको लगता है मैंने बहुत खा लिया, उसके बाद वो फिर एक एक्टिविटी कर लेता है, वो बहुत इंटेंस
एक्टिविटी के लिए, उतना उसने खाया भी नहीं है बट उससे ज्यादा कैलोरीज बर्न कर लेता है, ये समझो। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ थिननेस थ्रू स्टारवेशन। तुम अपने आप को स्टार्व ही करते हो, भूखा ही रखते हो। मतलब एक इतने से ब्रेड से क्या होगा, तुमने इतना भी करे तुम्हें लगेगा तुमने बहुत खा लिया। एंड देन यू डू अ फिजिकल डबल एक्सरसाइज कि तुम्हारे उसके अंदर कुछ कार्ब्स की जाएं। तो इट इज क्वाइट कॉमन टू सी एडोलेसेंट कि वो कुछ कुछ खाना खाते ही नहीं है अपनी डाइट से, और अपनी सिर्फ, या जो पतला होने वाला खाना है जिसके अंदर कार्ब्स कम है, प्रोटीन ज्यादा है, फैट कम है, वो वाली फूड ज्यादा खाएंगे, है ना। अब मीडिया भी प्रॉब्लम है इसमें, मीडिया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें कि मीडिया एक्सपोजर होता है, तो मीडिया इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट इन दिस। तो मीडिया प्रोजेक्ट थिननेस, क्योंकि वो मीडिया हमेशा क्या दिखाते हैं, मीडिया पे तुम देखो या किसी का ब्यूटी एड देखो या कुछ भी देखो, तो उसमें क्या दिखाते हैं, ग्लैमर, ब्यूटी, है ना, बॉडी शेप का बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज उसको किया जाता है। तो ये सारी चीजों से ही तुम सीखते हो ये सब। यस, एज द मोस्ट डिजायरेबल इमेज एंड कॉपिंग सच फैशनेबल इमेज, इसकी वजह से एनोरेक्सिया नर्वोसा बहुत होता है। उसके बाद आता है बुलिमिया नर्वोसा। इट इज ऑल्सो लाइक एनोरेक्सिया ओनली, बट इसका थोड़ा सा अलग वर्जन है। बुलिमिया में व्हाट यू डू, एनोरेक्सिया में क्या करते हो तुम, बहुत ज्यादा खाते ही नहीं। एनोरेक्सिया में तुम खाते ही नहीं, भूखा ही अपने आप को रखते हो। बुलिमिया में क्या करते हो, खाते हो, बहुत खाते हो। उसके बाद जो तुमने खाया है उसको तुम्हें निकालना नहीं होता, तुम खुद निकालते हो, तुम उसको अपनी बॉडी में एडजस्ट अडेप्ट भी नहीं होने देते, एब्जॉर्व भी नहीं होने देते। तो खाया, उसके 2 मिनट के बाद तुम उसको निकाल भी देते, मतलब वॉमिट कर देते हो, या कुछ खाते हो कुछ, मतलब बिंज एंड देन पर्ज ईटिंग, ये है। बहुत खा लिया, एक बार में तुमने बर्गर पिज्जा सब कुछ खा लिया, और उसके बाद क्या करोगे, उसी समय उसके 2 मिनट के बाद तुम सब कुछ खाना निकालो, क्या होगा इससे, तुम्हारी बॉडी में कुछ गया नहीं, लेकिन तुम्हारी बॉडी पतली रह जाएगी। हाँ, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बिंज बुलिमिया नर्वोसा, ये दोनों अपने बॉडी को पतले रखने का तरीका है, लेकिन हार्मफुल तरीका है। प्लीज ये तरीका अपनाना मत, इट इज अ वेरी हार्मफुल बिहेवियर, तुम्हारे लॉन्ग टर्म बॉडी पे बहुत इसका इफेक्ट पड़ देगा, ठीक है। तो ये यहीं पे होता है, बुलिमिक गोज ऑन इन, बहुत सारा खा लेगा, बहुत खाती रहेगा, और फिर वॉमिटिंग से या कुछ दवाई लेने के बाद इसको निकाल देगा। या अगर उसने आज खाया तो वो एक दिन पूरा खाएगा ही नहीं, फास्ट रख लेगा अपने आप, कुछ भी करेगा, लेकिन बस उसको अपनी बॉडी को पतला रखना है, उसको किसी तरीके से खाना निकालना है, कुछ भी करेगा वो, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका। अब है तीसरा, इज अ बिंज ईटिंग। सुनिए, बिंज नहीं, अच्छा, ये दोनों बस तरीका है अपने आप को पतला रखने का। एक और ईटिंग डिसऑर्डर होता है, दैट इज बिंज ईटिंग। वहां पे बस इंसान खाते ही रहता है, तो वो इंसान ओबीज हो जाता है, खाते खाते मोटा हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, तो खाते ही रह जाता है, ठीक है। तो ये एनोरेक्सिया और बुलिमिया ज्यादा लड़कियों में ही दिखता है, क्योंकि लड़कियों पे ये जुनून सवार होता है कि हमें पतला बनना है, हमारा 0 फिगर होना चाहिए, हमारी ये ना कॉलर बोन्स हमारी विजिबल होने चाहिए, हमारी जॉ लाइन अच्छी होनी चाहिए। एडोलेसेंस खत्म। आई नो आज 1.5 घंटे की क्लास हो गई, बट दैट इज वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एडोलेसेंस हमने डिस्कस कर लिया। आज मैं तुम्हें बता दूं इसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट पे यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, मतलब तुम इसमें एडोलेसेंस तुम कहीं से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉग्निटिव पे बहुत आता है, सॉरी, कॉग्निटिव पे बहुत आता है, क्योंकि कॉग्निटिव जीन पियाजे का से लिंक्ड है। आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आता है, इस पे तुम 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारे मेजर कंसर्न्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मेजर कंसर्न्स पे यू हैव टू राइट ऑल, डेलिक्वेंसी, सब्सटेंस अब्यूज एंड ईटिंग डिसऑर्डर। इसके अलावा भी और कुछ है क्या। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत रेयर ही आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट तो पढ़ना तो तुम्हें है ही, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट को एक बार रीड थ्रू कर सकते, ठीक है। So that's all for today. Yes, we have come to an end. That's all for today. We have completed our part 6 of this chapter, and part 7 is all about your adulthood, जो हम कल करेंगे, और उसके बाद आपका कल ही ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। और part 8 आपका होगा सैटरडे। यस, सैटरडे को आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड मंडे से वी विल बिगिन विद द 4th चैप्टर, ठीक है जी। Okay, so with this we have come to an end. Thank you so much for watching this video, और टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन करना अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। एडोलेसेंस समझ में आया होगा, आई रियली होप, और तुम्हें बहुत रिलेटेबल भी लगा होगा, तुम्हें ऐसा लगा होगा बहुत जगह हमारी ही बात हो रही है।
बिकॉज इट इज योर स्टेज, ठीक है। और अगर कुछ भी करियर रिलेटेड इफ यू हैव अ डाउट या तुम्हें और भी कोई मसला है, पर्सनल सोशल कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन ड्रॉप मी अ मेल एंड देन वी कैन हैव अ, फिर उसके बाद हम लोग अपन लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो विद दिस सी यू टुमारो एट 4:30 PM सेम प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। एंड चाय पी लो, नाश्ता कर लो, एंड सी यू टुमारो। टिल देन लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, और ज्यादा चिंता विंता मत करो, सब हो जाएगा, ठीक है। See you tomorrow at 4:30 PM at the same platform. Till then, take care. Lots of love. Tata. Bye bye.